गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। बस चालू हो गया। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम। XC2 देवरूप, कैसे हो? कैसे हैं देवरूप बाबू? व्हाट अबाउट NDA? NDA? व्हाट NDA? नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। ओके, बिफोर वी बिगिन, बढ़िया बढ़िया भाई, योर ब्रदर इन द आर्मी। देवरूप, हाउ डू यू नो सो मच अबाउट मी? हाँ देवरूप, आप मेरे बारे में काफ़ी जानते हो, विच इज़ गुड। हाउ डू यू नो सो मच अबाउट मी? यू नो अबाउट माई फादर, माई ब्रदर। तबीयत ठीक है, चल रहा है तनु, दवाई खाएं आज। वेलकम ऑल ऑफ यू। एक चीज़ हमको बता दीजिए बिफोर वी बिगिन, आपके शेड्यूल पे कल शाम का क्लास शो कर रहा है? आई एम ओके अंकित, आई एम रिकवरिंग, मोस्ट लाइकली वायरल वायरल है। कल शाम का क्लास शो कर रहा है? एक बार देखिए, चेक करिए, शो कर रहा है। सर क्वेश्चन है, आज एक वीडियो देखा, चाइना इज मेकिंग बिगेस्ट डायमंड प्लानेट इन हिमालयाज। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्रेश वाटर यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, इवन कैटफिश भी झेल नहीं पाती है, सो प्लीज़ एलैबोरेट। पानी का कैरेक्टर में कुछ चेंज नहीं होता है। नॉट शोइंग। हाँ वही वही। इज इट शोइंग फॉर ऑल ऑफ यू कल शाम का क्लास? गाइज एक बार चेक करो प्लीज जल्दी से। नॉट शेड्यूल्ड ना? क्योंकि मैं भी अपना चेक कर रहा था आपके साथ कल का क्लास के लिए, इट्स नॉट शोइंग। तो मैंने अभी आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म किया है कि एक बार जल्दी से चेक करिए, क्योंकि कल ही तो भैया कल से पढ़ाई चालू करनी है और कल ही का क्लास शेड्यूल नहीं है। ठीक है भाई, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि सिर्फ मेरे सीन में है या आपके इसमें भी नहीं दिखा रहा है। देन इट्स सम बग या कुछ एरर हुआ है। ठीक है, वो शेड्यूल हो जाएगा। वो अच्छा हुआ आज आज मेरे को दिख गया, नहीं तो फिर कल कंफ्यूजन हो जाता। क्रक्स ऑल्सो नॉट शोइंग, हाँ करेक्ट। आइडियली क्लास शेड्यूल मॉर्निंग में दिखाता है। ओके, फैकल्टीज़ के लिए हमें हफ्ते भर पहले पता रहता है कि कौन सा क्लास लेना है। नहीं दिखा रहा है ना सर? हाँ ठीक है ठीक है, ओके। मैंने इन्फॉर्म तो कर दिया आपके अभी CC को, कोर्स कोऑर्डिनेटर को, वो ठीक कर देंगे ये चीज़। ओके, तो आज आपका आखिरी क्लास है इन टर्म्स ऑफ NCERT। ओके, आखिरी क्लास इन द सेंस आखिरी दिन है, जो मैंने आपको 5-6 दिन दिए थे कि NCERT कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। अगर आप लोग ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, 24 आवर्स है, कल शाम तक कर लें। कल शाम हम लोग शुरू कर रहे हैं, मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ। देखिए, आपको आइडियली आपके सिलेबस में आपको स्ट्रेट अवे पढ़ाया जाता है यूनिवर्स। ओके, या इफ़ यू हैव टेकन प्रायर कोचिंग, आपको पता होगा कि ज्योग्राफी के पहले क्लास में ही आपको यूनिवर्स से चालू किया जाएगा। कुछ फैकल्टीज़ होंगे यूनिवर्स को कम्प्लीटली छोड़ देंगे और सीधा जियोमॉर्फोलॉजी से चालू कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में यूनिवर्स को ना सिर्फ कि ये सेलेस्टियल बॉडी और ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये तो एक पार्ट रहा, ओके, पर आपको बिग बैंग थ्योरी से सब कुछ जानना है। तो कल का क्लास का एजेंडा ही है बिग बैंग थ्योरी। ओके, वो टीवी सीरीज नहीं, जो एक्चुअली में साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि कैसे एक इतने से एरिया से, ये पेन का ये जो देख रहे हो, इससे भी छोटा एरिया से कैसे हमारा एंटायर यूनिवर्स केम इनटू बीइंग। ठीक है, 3-4 कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंगनेस समझेंगे हम लोग। तो बिग बैंग थ्योरी इज द एजेंडा फॉर टुमारोज क्लास। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, हम नोट्स लिखेंगे क्योंकि ये आपके बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। ओके, एंड गिवन कि बिग बैंग थ्योरी को लेके और यूनिवर्स को लेके काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे वो आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी हो या फिर हाँ बोसॉन पार्टिकल्स हो या जो भी एंटी मैटर मैटर हो, वो सारा कुछ हमें समझना ज़रूरी है। तो फ्राइडे एंड सैटरडे विल बी द डिस्कशन ऑन बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, थोड़ा सा साइंटिफिक है, साइंस की थोड़ी सी दरकार है आपको। फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ न्यूट्रॉन्स कब कैसे क्यों बना, वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, एक मिनट आप लोग के देख लें। चंद्रेश का सर, अर्लियर प्रीतेश सर ऑफ स्टडी IQ told that Rub al Khalil is the largest hot desert. Correct, Chandresh. Hot desert is Rub al Khalil.
But I asked you the largest desert. I did not mention the word hot. The largest desert is Antarctica. Okay, Pritesh sir is absolutely correct, and so am I. Okay, two different things. के बारे समझा दो. किसके बारे में समझा दो? प्राइम मेरिडियन करेंगे ना बेटा, क्लास में करेंगे. अभी थोड़ी ना ऐसे रैंडमली कोई टॉपिक उठा के पढ़ने लगेंगे, है कि नहीं? नेट में पीडीएफ शेयर नहीं क्या कर देंगे सर? तो क्या कल बुक से वो रीड करके आना है? नहीं अमितेश, आपकी बुक्स में ऐसे भी लिखा नहीं है बेटा. नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स आपको बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में बनाना है. देखिए, हम आपको लिखेंगे, हम यहाँ ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे कि हाँ अपने से नोट्स बनाइए आप. ओके, कल के क्लास में जब बिग बैंग थ्योरी चालू करेंगे ना, तो यू विल सी कि कैसे हम किसी कॉन्सेप्ट को 10 बुलेट पॉइंट्स के अंदर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. याद है मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि यूपीएससी के सिलेबस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप 10 से 12 बुलेट पॉइंट्स के अंदर समराइज नहीं कर सकते हो. कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉट इवन वन. सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी, फॉर एग्जाम्पल आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एल नीनो, लानीना, एनसो, मोडोकी, इंडियन ओशन डाइपोल, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये सारे थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स माने जाते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी में. पर आप देखोगे उसको भी हम 10 बुलेट पॉइंट में समराइज करेंगे और आप समझोगे भी. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ज्योग्राफी, टू बी ऑनेस्ट. ओके, आपने A4 शीट्स कहा था. हाँ, नोट्स आपको A4 पे ही बनाना है. हम जो भी यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे वो आपको A4 शीट्स पे ही बनाना है. हाँ, ये रजिस्टर कॉपी वाला हालत छोड़ दीजिए अभी. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आपको नोट्स अपडेट करना है. सर, विल यू टीच अस इंडियन ज्योग्राफी ऑल्सो? हाँ विभास, द एंटायर सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी विल बी डन बाय मी. दैट इंक्लूड्स फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन ज्योग्राफी. This will be done by 22nd of August 2024. आस्था, देखिए ऐसा चीज यूज करो जिसमें कि आप बाद में A4 साइज शीट्स हम क्यों कह रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मेरा आई एम लाइक वन ऑफ दोज इरेटिक टीचर्स जिसका अपना एक ऐसा डिमांड नहीं. बिकॉज आपको इवेंचुअली उस नोट्स में ऐड करना पड़ेगा. करंट अफेयर्स के पॉइंट्स यू विल हैव टू ऐड बिफोर योर एग्जामिनेशन. अब अगर आप रजिस्टर में लिखोगे तो कहाँ ऐड करोगे, फिर वो एकदम मेसअप हो जाता है. इसीलिए हम कह रहे हैं कि A4 साइज शीट्स को, वो एक पिन नहीं आता है, यू पिन लगा के रखो. स्टेपल वेपल मत करिए, क्योंकि फिर आप स्टेपल खोलोगे वो नोट्स फटेगा, फिर मेसअप हो जाएगा. आपके नोट्स आपका लाइफ सेवर है, आप लोग समझिए, अभी सीरियसनेस समझिए उस पार्ट का. तो यू पिन से आप बनाओगे अपने नोट्स. सर वॉल्यूम लो हो रही है? नहीं, मेरा आवाज़ कम है, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड, बट ओके. वॉल्यूम लो नहीं है, मेरा आवाज़ कम है थोड़ा. कैन वी यूज डिस्टा कॉपीज? जैसा भी जो आपको यूज करना है, डिस्टा कॉपीज हो जो है, वो आपकी इच्छा है बाबू. बस इतना देखिए कि करंट अफेयर्स जब हम पढ़ेंगे उसका अपडेशन के लिए आपको स्पेस रहना चाहिए. तो आप उस यू पिन को खोल के अपना करंट अफेयर्स का नोट्स उसमें ऐड करेंगे. दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ यूजिंग A4 साइज शीट्स. मेन क्लासेस आज से शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है. सर एक बार जियो का डिटेल्ड सिलेबस बता दीजिए, या फिर कल के क्लास में बताएंगे. विवेक, देखिए डिटेल्ड सिलेबस क्या है. ओके, लेट्स डू दिस. चलिए 1 सेकेंड. देखो डिटेल्ड सिलेबस क्या है आपका, मैं आपको अभी बता देता हूं. ओके, योर ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इन दीज फॉलोइंग पार्ट्स. ओके, यू हैव फिजिकल ज्योग्राफी. ओके, जिसके अंदर आपका आता है जियोमॉर्फोलॉजी, फिर है ओशनोग्राफी, फिर है क्लाइमेटोलॉजी, और ये जब तीनों पढ़ लेंगे फिर हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स. ओके, देन यू हैव इंडियन ज्योग्राफी, जहां पे हमें हिमालयाज, पहले तो हम डिवीजन समझेंगे, पहले तो हम बॉर्डर्स ऑफ इंडिया समझेंगे. ओके, उसके बाद फिजियोग्राफिक डिविजन्स. मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ ना किस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा. पहले बॉर्डर्स ऑफ इंडिया समझेंगे. बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में एक बात बताइए हमको, विवेक रुको ना, ऐसे कैप्स मत टाइप करिए, मैं आपको एवरीथिंग विल बी डन. मुझे बताइए बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में कंसिडर करिए कि अगर आप आज के दिन हाँ बस से जा रहे हो इंडिया से नेपाल, तो आपका बॉर्डर पे जो इमिग्रेशन या चेक होगा वो किस जगह पे होता है?
या होता भी है या नहीं होता है? थोड़ा बताओ तो मुझे। अगर आप इंडिया से नेपाल जा रहे हैं बस के थ्रू, रोड के थ्रू, तो आपका कहीं पे इमिग्रेशन चेक होगा या नहीं होगा? हाँ, नेपाल बॉर्डर पे क्या है वो चीज जहां पे इमिग्रेशन चेक होता है? या अगर आप मान लीजिए सामान भेज रहे हो ट्रक से इंडिया से नेपाल, हाँ, तो कहीं पे आपका कस्टम्स चेक होगा। तो उस पर्टिकुलर फैसिलिटी को, उस इंस्टीट्यूशन को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रक्सौल बॉर्डर तो ठीक है, हम समझेंगे। एसेंशियली एक कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, वो है आईसीपी, ठीक है, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। अगेन आपके किताबों में नहीं है, पर आपको जानने का ही कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होते हैं, ठीक है? तो वी विल डू दैट, ठीक है। लेट्स कंप्लीट द सिलेबस। बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ओके। देन आफ्टर दैट यू हैव योर वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहां पे हम मैपिंग करेंगे भर के। वर्ल्ड में आपका मैपिंग होगा, दिस इज मैपिंग एक्सक्लूसिव। एंड देन यू हैव इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। हाँ, पॉपुलेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या क्या यूज करते हैं, फैमिली प्लानिंग कैसे होता है भारत में, क्यों होता है, ओके। दिस इज बाय एंड लार्ज द मेजर डिविजन्स ऑफ योर सिलेबस। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, आईसीपी, करेक्ट। तो ये है आपका पूरा का पूरा, एक तरीके से मैंने सिलेबस का लेखा जोखा आपको दिया है। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, जियोमॉर्फोलॉजी से। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्स का चैप्टर, और यूनिवर्स में भी सबसे पहले हम देखेंगे बिग बैंग थ्योरी। ये आपका कल का क्लास का एजेंडा है, ठीक है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझेंगे। यूनिवर्स नहीं समझेंगे तो फिर अर्थ नहीं समझेंगे, अर्थ नहीं समझेंगे तो फिर everything else is a hogwash. It will not make any sense. Okay, this is the entire breakup of your syllabus. हिमालयन रेंज, रिवर, सॉइल किस पार्ट में होगा सर? इसमें होता है, फिजियोग्राफी और क्लाइमेट में आता है। जब आप क्लाइमेट समझेंगे तो आप समझेंगे वहाँ का सॉइल ऐसा क्यों है। ऑल ऑफ दैट कम्स टुगेदर। सॉइल, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, ठीक है, कौन जगह क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, ऑल ऑफ दैट विल बी डन। फिजियोग्राफिक डिविजन्स में आपके रिवर्स आएंगे, लेक्स आएंगे, लगून्स, एस्टुअरी, सारा कुछ। कोई और सवाल पूछिए, क्योंकि आज आखिरी क्लास है, तो जो ये सारे जनरल सवाल है आपके ज्योग्राफी के, हमसे पूछ डालिए। टुमारो ऑनवर्ड्स देखिए, ऐसा है कि आप लोग का क्लास का स्ट्रेंथ है 250 का, ठीक है, जो आप लोग अभी अटेंड कर रहे हो। और कल से आई थिंक ये नंबर बढ़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द क्लास टू बिगिन। तो कल से मैं अज्यूमिंग 300 350 स्टूडेंट्स होंगे। उसमें आपका इंडिविजुअल डाउट्स शायद मैं ना देख पाऊँ, तो जो इंडिविजुअल डाउट्स आज पूछ डालो। रघु कुमार, रघु कुमार का क्या सवाल है? आपका कोड यूज करने पे बुक पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, क्या बोल रहे हो रघु कुमार? आप क्या कोड लगा रहे हो? ये है कोड BALIB, इसको लगाइए। ऑल कैप्स में लगाओगे तो 100% मिलेगा, कहा हुआ है। एक मिनट, आपका सबका देख ले पहले। सर क्रॉप्स, क्लाइमेट, डिस्ट्रीब्यूशन मैपिंग भी करना होगा? हाँ जी। जीसी लियोंग पढ़नी होगी? नहीं, जीसी लियोंग नहीं, मैंने आपको पहले ही क्लास में कहा है। लेट मी रीएम्फसाइज वंस अगेन, आपको बस ज्योग्राफी के लिए क्लास नोट्स प्लस स्टडी IQ बुक चाहिए, दैट इज ऑल यू रिक्वायर। हाँ, कोई जीसी लियोंग नहीं चाहिए, कोई सविंदर सिंह नहीं चाहिए, कोई माजिद हुसैन नहीं चाहिए। आप ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप जीएस नॉलेज देख रहे हैं, जनरल आइडिया अबाउट एवरी टॉपिक, मोर देन इनफ है ये दोनों किताब। सर MKO ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद करने में दिक्कत होते हैं। MKO मतलब बेटा, अंकिता फिर से बताओ, MKO क्या होता है? सर इस टेलीग्राम चैनल इनफ फॉर करंट अफेयर्स। टेलीग्राम चैनल मतलब मैं समझा नहीं, करो फिर से रिफ्रेश करिए अपना सवाल। लास्ट में क्या है, कौन सा बेटा? ये वाला, वो एक स्टूडेंट पूछ रहे थे, उनको ज्योग्राफी का किताब खरीदना है, तो उनको डिस्काउंट चाहिए था। तो मैंने कहा हुआ है, जिनके पास ज्योग्राफी का किताब नहीं है, आप अगर कल से पहले लेना चाहते हो, ये डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए ये डिस्काउंट कोड है। जिनको ऑलरेडी किताब ऑन द वे है, यू डोंट नीड टू बाय अगेन ऑब्वियसली। सर आप अगवेड़ा पहले ही बता दे सकते हो, जिससे हम पहले
उसके बारे में पढ़ ले। हाँ, नेक्स्ट क्लास का हम जो भी एजेंडा होगा वो आपको हम पहले बताएंगे फॉर श्योर। मतलब वो तो बेसिक है कि अगला क्लास में जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हम लोग ये पढ़ेंगे, जो आपके हिसाब से आप प्रिपेयर करना चाहते हो, एनसीईआरटी रीड करके आना चाहते हो, करेक्ट। इंडियन मैपिंग किस कैटेगरी में है या हर टॉपिक में होगा? मैपिंग हर साथ के होता है विवेक, हर टॉपिक के साथ मैपिंग होता है। ये लास्ट में क्या है, लास्ट में कोड बताया ना। क्या हम मेंस का पीवाईक्यू साथ में करेंगे क्या? हाँ जी। Why Himalayas comes in sensitive areas geographically? Because it is a sensitive area geographically. It is a tectonically active area. हम देखेंगे क्यों है टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का। बुक्स डिलीवर नहीं हुई है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हो जाएगा वो। किस पार्ट को कितना इंपॉर्टेंस दे? सब पार्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस तो नहीं देंगे ना हर्ष, आपके हिसाब से, पर ऐसा है कि ऐसा कुछ ये नहीं है कि हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। देखिए, जिन्होंने सवाल पूछा है हर्ष, ऐसा देखो फ्रेंड्स, ये सारे जो टॉपिक्स हमने लिखा है ना, अगर आप सोच रहे हो कि इसका नॉलेज सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में आप अप्लाई करोगे तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है। जब तक आप क्लाइमेट ऑफ इंडिया नहीं समझेंगे तब तक आप एनवायरनमेंट ऑफ दैट प्लेस नहीं समझेंगे। ओके, ऐसा समझिए कि आज के टाइम पे चीता प्रोजेक्ट, चीता जो चल रहा है भारत का, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, अपने आप से पूछो कि हमने मध्य प्रदेश में ही क्यों भेजा? हमारे पास तो कॉर्बेट भी है, हाँ, बेटर एरियाज है ना कूनो नेशनल पार्क से, हमने उधर क्यों भेजा? क्योंकि वहां पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम बनता है। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्यों बनता है? क्लाइमेट से। तो ज्योग्राफी से ही इंटरलिंकिंग वही है। ऐसा मत समझिए कि हमको बस इसको ज्योग्राफी का इंफॉर्मेशन हम ज्योग्राफी में ही यूज करेंगे। ये सारा इंफॉर्मेशन डिटरमिन करेगा कि आप एनवायरनमेंट कितना अच्छा से समझते हो। ये हम पहले क्लास से हमको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा ये नहीं है कि इसमें कि कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, कोई लेस इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा, एक टॉपिक ही है जिसका क्वेश्चंस पिछले 10-12 साल में नहीं पूछा गया है, वो है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर सिलेबस या बुक्स निकाल के देखा होगा, एक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ठीक है, थॉर्नवाइट्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। उससे सवाल जनरली नहीं पूछे जाते, तो उसको हम बहुत जल्दी आधे घंटे 40 मिनट में कंप्लीट करेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि उसका सारा इंटरप्रिटेशन आपके एनवायरनमेंट में है। जीसी लियोंग पहले खरीद ली तो क्या करें? कोई बात नहीं आस्था, नो प्रॉब्लम, खरीद लिया तो अब क्या कर सकते हो। ऑप्शनल की क्लास अभी से ज्वाइन करनी पड़ेगी। निखिल, ऑप्शनल तो आपको 31 दिसंबर के पहले कंप्लीट करना है। आइडियली आपका 31 दिसंबर से पहले ऑप्शनल के जो 2 पेपर्स हैं, दोनों के एटलीस्ट 50% तो कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट। ठीक है, ये आपका टारगेट रहना चाहिए, जो भी ऑप्शनल है, वट एवर ऑप्शनल। If you have not completed your optional by December the 31st, 50% at least of both the papers, आप गलत कर रहे हो। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो फिर लाइफ में, और उतना भी ऑप्टिमिज्म नहीं होना चाहिए कि मैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सारा सल्टा लूंगा, वैसे नहीं होता। जैसा मैंने आपको कहा, आपका कंपटीशन आपके दोस्तों के साथ नहीं है। यहाँ पे आप सारों का कंपटीशन उनके साथ है जो ऑलरेडी सर्विस में है, और वो लोग ऑलरेडी ऑप्शनल को रट के खत्म करके इंटरनलाइज करके बैठे हैं। तो अगर उनके साथ आपको हेड टू हेड जाना है तो यू नीड टू डू दिस। ठीक है, आप लोग का कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है, आई कैन अश्योर यू। आप लोगों का कंपटीशन है जो ऑलरेडी सर्विस में है। सर, मुझे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद करने में दिक्कत होती है, खिचड़ी बन जाता है। किस पर्पस से बना था? टारगेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अंकिता, एनवायरमेंट की बात कर रहे हो? बहुत आसान चीज है, पता है क्या अंकिता? अंकिता का सवाल आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आप लोग चैट देख पा रहे हो क्या एक दूसरे का? अंकिता का सवाल है इधर कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे समझते हैं। बहुत इजी है। क्लाइमेट चेंज कब से चालू हुआ, या क्लाइमेट चेंज का नॉलेज कब से चालू हुआ फ्रेंड्स? हमको बताइए थोड़ा, कब से आया न्यूज में क्लाइमेट चेंज? या हमेशा से? मेरे, आपके और मेरे फादर अगर प्रीवियसली सिविल सर्विसेज अप्लाई कर रहे होंगे 70-80 में, उनके टाइम पे था क्या क्लाइमेट चेंज? ना को नहीं था। तो आप देखिए, क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन जाता है 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट। ऐसा देखो, चलो जब ये सवाल उठा है ना, एक बार एड्रेस कर डालते हैं। 1873 में
एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था इंटरनेशनल मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट मेरे को 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं समझा देता हूँ ये चीज, ताकि आप लोग समझो कैसे चीजों को पढ़ना है। इंटरलॉजिकल मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। उसके बाद 1972 में एक आया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद 1992 में आया रियो कॉन्फ्रेंस, या जिसे हम कहते हैं अर्थ समिट, ओके। अब आपको एकदम नया लग रहा होगा, ये होना भी चाहिए नया, किसी ने नहीं भी सुना है तो नो इश्यूज। मुझे इतना बताओ मीटियोरोलॉजिकल का अर्थ क्या होता है, इतना बताओ बस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटियोरोलॉजिकल? रिलेटेड टू वेदर, एटमॉस्फेयर, हाँ कि ना? रिलेटेड टू वेदर, एटमॉस्फेयर। तो आप 1873 में क्या देखते हो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, इसका पूरा का पूरा एजेंडा क्या था कि हम वेदर डेटा एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि उस समय एनवायरमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं उभर के आया था। उस समय था कि हम अपने ट्रैवलर्स को, जो शिप्स लेके इधर से उधर जा रहे हैं, उनको हम वेदर डेटा प्रोवाइड कर सके, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बना। फास्ट फॉरवर्ड करिए 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जब आप देखते हैं कि फाइनली इन्वायरमेंट को लेके एक कॉन्शियसनेस आ गया। कॉन्शियसनेस मतलब एक अवेयरनेस आ गया कि हाँ भाई, इन्वायरमेंट भी एक चीज होती है, इसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमको। इसमें इंदिरा गांधी हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया, सारे वर्ल्ड लीडर्स गए थे इस कॉन्फ्रेंस में। तो आप देखोगे यहां तक आते आते अब फोकस बन गया है इन्वायरमेंट, ओके। और 1992 92 तक आते आते यही इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट एक स्टेप आगे बढ़ के अब सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया इधर। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है कि हम किसी भी रिसोर्स को लंबे समय तक विदाउट डिस्टर्बिंग द डिमांड सप्लाई इक्वेशन हम कितना लंबा यूज कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई पॉलिसी पढ़ रहे हो ना फ्रेंड्स, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हो, जब अगर आप मेरे साथ इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि मैं जब आपको ऑर्गेनाइजेशंस का क्लास पढ़ाऊंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली 1873 से, और तब मैं आपको विल ब्रिंग यू टू कॉप 28 जो लास्ट ईयर हुआ है, ठीक है। तो आप सिलेबस को भी ऐसे ही अप्रोच करो, ऐसे रैंडमली कोई ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करके पढ़ना चालू करना, आप सीक्वेंस में नहीं समझोगे, पॉलिसी नहीं समझोगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। ये तो रहा वर्ल्ड का एग्जांपल, ठीक है। वर्ल्ड में हमने ये एक तरीके से फ्लो चार्ट देखा। इंडिया वाला कंसिडर करते हैं ना, इंडिया में क्या हुआ था। आप देखेंगे कि एक एक्ट आया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, 1865, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, द फर्स्ट एक्ट एवर, पहला एक्ट। मुझे ये बताओ, आप लोग तो सिविल सर्विस के लिए जा रहे हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इन तीनों में सबसे पहला कौन सा आया था? विच केम फर्स्ट? ये तो पता होना चाहिए। इस सर्विस के लिए आप लोग जा रहे हो, जिस सर्विस को एम करके जा रहे हो, सबसे पहला कौन सा आया था? इंपीरियल सिविल सर्विस कहते थे उस समय, आईसीएस, इंपीरियल पुलिस सर्विस आईपीएस, या इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस। सबसे पहला कौन सा आया था? हाँ, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ, ये लोग ने कौन से एग्जाम क्लियर किए थे? सबसे पहला आईसीएस आया, फिर आया पुलिस, फिर आया फॉरेस्ट। तो आप देखेंगे कि फॉरेस्ट आया 1864 में, 1865 में फॉरेस्ट एक्ट आता है, ओके। उसके बाद फोकस हमारा धीरे धीरे चेंज हुआ। देखो कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फॉरेस्ट को लेके पहले अवेयरनेस थी। उस समय ब्रिटिश एरा था, तो उन्होंने कोई कंजर्वेशन तो नहीं किया, ठीक है। उन्होंने एक्चुअली में लूट मचाने के लिए ही सारे रूल्स बनाए थे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे फॉरेस्ट से इंडिया में भी सेम कॉन्सेप्ट आपने देखा है कि वी हैड समथिंग कॉल्ड दी वाटर एक्ट, वाटर एक्ट ऑफ 1974, जो कि पहला एक्ट है एनवायरनमेंट को लेके हमारे यहां। देखिए सेम थिंग क्यों हुआ? क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के साथ साथ भारत का पॉलिसी डिफाइन हुआ। सेम वे आगे बढ़ के
हमने देखा सस्टेनेबिलिटी के लिए भी आज के टाइम पे काफी सारे एक्ट्स हैं। हाँ, आज प्रधानमंत्री टॉक्स अबाउट मिशन लाइफ, सुना है मिशन लाइफ के बारे में? मुझे बताओ क्या है मिशन लाइफ? इफ एनी ऑफ यू आर अवेयर, व्हाट इज मिशन लाइफ? सुना तो होगा, आई एम श्योर। हाँ, प्राइम मिनिस्टर या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी मिशन लाइफ का काफी मेंशन रहता है। क्या है मिशन लाइफ? कि आप अपने अंदर कैसे सस्टेनेबिलिटी ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डीजल की गाड़ी छोड़ के हाँ टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो, या फिर अगर आप ये सब KFC मैकडोनल्ड्स जाते होगे, पहले प्लास्टिक के स्ट्रॉज आते थे, हाँ अब देखते हो आपकी वो पेपर वाले स्ट्रॉज आते हैं जो 2 मिनट में ऐसा सॉगी हो जाता है। हाँ, कोक पीने में भी डिफिकल्टी होगा। ये सारे क्या है? सस्टेनेबल नहीं है। कि आपका स्ट्रॉ यूज करने से जब आप स्ट्रॉ को फेंकोगे फिर वो वेस्ट में जाएगा, ओशन में जाएगा, हाँ किसी टर्टल के नाक में घुसा मिलेगा, तो वो सब अवॉइड करने के लिए हम पेपर स्ट्रॉस देंगे, वो जल्दी बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। यही तो है मिशन लाइफ, और क्या है। इंडिविजुअल लेवल पे आप सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या कर सकते हो, तो देखो आप कंपेयर करो, चाहे विश्व का हो या इंडियन का हो, एक फ्लोचार्ट में हमें पढ़ना है, एक क्रोनोलॉजी में हमें पढ़ना है। तो जब भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या पॉलिसी या रूल्स को लेके आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा रैंडमली नहीं होता है कि आज हम बेसल कन्वेंशन पढ़ लिए, अब परसों फलाना ट्रीटी पढ़ लिए, फिर आप याद नहीं रख पाएंगे। पर ऐसे पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो दिस इज द फोकस ऑफ माई क्लास ऑल्सो, आपको हम क्रोनोलॉजिकली समझाएंगे कल से, ठीक है। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आई एम डाइंग टू गेट द क्लास स्टार्टेड, मतलब एज मच एज यू आई एम ऑल्सो गेटिंग इम्पेशेंट कि अब कब फ्राइडे आए, कब चालू करें। इसलिए आज शाम में हम चेक भी कर रहे थे कि कल शाम का क्लास का क्या है, कितने बजे क्या है, कैसे। आर यू गेटिंग दी फ्लो चार्ट फ्रेंड्स? फ्लो चार्ट समझ रहे हो आप? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। चलो आपका बाकी लोग का सवाल देख लेते हैं आज, फिर 2-3 क्वेश्चंस हैं। कहाँ गया आपका क्वेश्चंस? आई नो तनु, इट्स प्लीज अलाउ अस टू सी अदर्स मैसेजेस। लो ना भाई, खुला हुआ है, खोल दिया मैंने। इज जी समिट एंड अर्थ समिट द सेम? व्हाट इज जी समिट? थोड़ा सा फुल फॉर्म लिखिए सर। आपके नोट्स पीपीटी सेक्शन में होंगे या क्रक्स सेक्शन में, और फिर हमें कहाँ से बनाने हैं? विवेक, हम आपके साथ यहाँ पे नोट्स लिखेंगे, ठीक है। आई विल राइट डाउन alongside you from tomorrow, and whatever I write down here you should note it down. फौजी सर, क्या ज्योग्राफी आंसर राइटिंग इफेक्टिव कैसे बनता है? देखिए, आंसर राइटिंग ज्योग्राफी स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए जब आपको पेस्टल टेक्निक मैंने आपको बताया ना कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, आपको इन सारों पक्षों को साथ रख के अपना आंसर राइटिंग ड्राफ्ट करना है। दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ आंसर राइटिंग, दैट यू शुड डिस्प्ले पॉइंट्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज फील्ड्स इन योर आंसर्स, तभी आपका वेल ड्राफ्टेड आंसर बनता है। वर्ल्ड मैप के बाद क्या लिखा है? इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। एनी क्वेश्चंस पूछ चलो। ग्लोबल समिट जिसका सेंटर न्यू दिल्ली था, G7 समिट, G7 ग्लोबल समिट नहीं, G7 समिट, ठीक है। वो तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको। इज पेस्टल ओनली फॉर ज्योग्राफी? नो गौरव, यू विल एम्प्लॉय पेस्टल इन environment, in geography, in disaster management, essay paper। essay paper तो पूरा का पूरा पेस्टल से आप लिखोगे। जब हम ऐसे के क्लासेस करेंगे आप देखना ना कि कैसे किसी भी टॉपिक को हम तोड़ेंगे। यू हैव टू ब्रेक डाउन द टॉपिक, चाहे फिलोसॉफिकल एंगल वाला है क्यों ना हो, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन। नो मैटर आप इंग्लिश ऑनर्स हो या नहीं हो, अगर आप पेस्टल टेक्निक से एसेज को अटैक नहीं करेंगे, हाँ, यू विल नॉट बी एबल टू राइट मोर देन 600 वर्ड्स। पर अगर आपने पेस्टल टेक्निक से अप्रोच किया तो आप आराम से 1500-1600 वर्ड लिख लोगे। एनी टेलीग्राम ग्रुप ऑफ दिस बैच प्लीज शेयर। ओके, दैट इज नॉट फॉर मी। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, हाँ जी करनी तो पड़ेगी। सर, डू वी नीड टू राइट द वे अहेड फॉर एवरी आंसर? यस ऑफ कोर्स, 100%। आंसर राइटिंग चेक कैसे होगी? आयशा, आप आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में आप देखोगे एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पे डेली आंसर राइटिंग का सेक्शन है, वहाँ पे क्वेश्चंस दिया रहेगा डेली का,
आपको आंसर राइटिंग लिख के पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड होना होता है, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू द स्टूडेंट डैशबोर्ड, एक बार ध्यान से देखिए क्रक्स कहाँ पे रहता है, क्लास पीपीटी किधर रहेगा, डेली क्वेश्चंस कहाँ पे रहेंगे, एंड मेक यूज ऑफ इट। जहां तक पॉसिबल है मैं आपके डेली क्वेश्चंस को भी क्लास में आपके साथ डिस्कस करने का कोशिश करूंगा, बट दैट विल ओनली हैपन वंस वी कंप्लीट अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ द सिलेबस। कैन वी मेक अ ग्रुप ऑल द स्टूडेंट्स? ओके, दैट इज फॉर यू गाइस टू फिगर आउट। सर न्यूज़पेपर में एडिटोरियल को पूरा अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और डाउट्स फ्रेशर्स हम आपको पूछ रहे हैं? कोई डाउट है ऐसा, कोई शंका है मन में? क्योंकि कल से आपका हम डाउट वाउट नहीं देख पाएंगे, हम आपको पहले बता रहे हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, एक बार सिलेबस चालू करेंगे फिर ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हो पाएगा। सिलेबस वास्ट है, ट्रस्ट में। इसको कंप्लीट करने के लिए जो 1 महीने का टाइम दिया है ना, हमें एकदम कट टू कट चलना है। थोड़ा भी मतलब मेरे पास, जानते हो एक्चुअली में ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आई हैव जिसको कहते हैं ना वेरिएंस ऑफ नो मोर देन +- 2 क्लासेस। तो आप समझ सकते हो, अगर +- 2 क्लासेस के वेरिएंस से मैं चल रहा हूं, मतलब मुझे कट टू कट चलना है। तो जो सवाल है, जो शंका है, दुख है, दर्द है, आज ही बता डालो। Agenda 21 is part of Euro Summit. Yes. Kunal, not just Agenda 21, UNCCD, हाँ, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, UNFCCC, काफी कुछ है उसमें। तो रियो डिक्लेरेशन, 5 तो मैंने ऐसे ही बता दिया। नोट लिखने का टाइम मिलेगा क्या? टाइम क्या, आप मेरे साथ साथ लिखोगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू राइट डाउन नोट्स विथ यू एंड यू विल नोट इट डाउन। तो अनलेस यू आर एक्सेप्शनली स्लो, यू विल गेट एनफ टाइम टू राइट इट डाउन विथ मी। नोट्स लाइव क्लास के साथ बनाने हैं? हाँ जी हाँ, नोट्स लाइव क्लास के साथ बनाने हैं। सर आपकी क्लास के नोट्स काफ़ी है, सिर्फ आपकी क्लास रहेगी बताए, और हमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? मेरे क्लास नोट्स एनफ है, मेरे क्लास नोट्स एनफ है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। जो 1-2 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम शायद ना डिस्कस करें, वो आप बुक से देखोगे, वो मैं आपको बता भी दूंगा कि ये बुक देखिए। समझना और लिखना साथ में, हाँ हाँ करेक्ट। हाउ टू प्रोसीड इफेक्टिवली, ज्योग्राफी ऑप्शनल इज रनिंग अलोंगसाइड जीएस पार्ट। Okay, so depending on when, if you are starting geography optional from tomorrow, ऑप्शनल को थोड़ा सीरियसली लीजिए, मेक और ब्रेक है। ऑप्शनल के भी नोट्स बनाइए। जो भी सब्जेक्ट, आप लोग के दिन में कितने क्लासेस होते हैं कल से, मुझे बताओ थोड़ा। आप लोग के कितने क्लासेस होते हैं पर डे? आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड लाइव लेक्चर्स एवरी डे। हाउ टू आस्क सर? प्रदीप, इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम पे आप पूछोगे। 2 क्लासेस, 3 क्लासेस, 3 क्लासेस, 2 3 3 2 3 क्लासेस, मतलब 8 से 11, फिर दिन में 1 होगा, फिर शाम में 6 से 9। ऑप्शनल जीएस सी सेट, ठीक है। जीएस पे ध्यान दो, जिनका ऑप्शनल है नोट्स बनाने की कोशिश करिए। ओके, सी सेट तो ठीक है, सी सेट इज नॉट अ प्रॉब्लम। Yangfo, what about MCQ practice? Will it be after every topic or entire chapter? Entire chapter. एक बार हैबिटेट और नीश का डिफरेंस बता दीजिए। बता देते हैं। मुस्कान, सर इंस्टा पे मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। इंस्टा देखो, जैसा आपका 3 क्लासेस होता है ना, मेरा भी 3 क्लासेस होता है, तो मुझे सैटरडे संडे तक का टाइम दे दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है, दैट विल बी डन। जो आपने मैसेज डाला है 100% हम रिप्लाई करेंगे आपको। आंसर्स आप चेक करेंगे? नहीं शायद, हम चेक नहीं करते। आंसर राइटिंग का टीम अलग है, वो चेकिंग फैकल्टीज भी अलग है, तो वो आपको डे टू डे आपका फीडबैक डालेंगे। इंस्टा पर आप एक्टिव नहीं रहते, मैंने करा था। विवेक, सैटरडे संडे तक टाइम दे दीजिए बस। एक्टिव नहीं बेटा, वी नीड टू हैव टाइम। इफ यू आर टेकिंग 3 into 3 9 hours ऑफ क्लासेस डेली, इट डज नॉट लीव मच टाइम टू रिप्लाई टू इंडिविजुअल डाउट्स, इसलिए सैटरडे संडे हम करते हैं आंसर क्वेश्चंस का डाउट्स। ईमेल आईडी फॉर आंसर राइटिंग आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे लिखा हुआ है, प्लीज चेक इट। एक काम करो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी 10th तक करना है, हाँ जी, 6 to 10th आप कंप्लीट करेंगे, 11th 12th मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, क्लास जब खत्म होगा ना, आज 15 मिनट लेके एक बार अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड ध्यान से देखो, कैसे बेस्ट यूज करोगे आप इस पूरे कोर्स का,
जब तक आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड नहीं देखेंगे तब तक आप कैसे कर पाएंगे? वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपने कौन सा ईमेल आईडी पे कौन सा आंसर राइटिंग कैसे रिप्लाई करना है, कब आपको वो फीडबैक आ जाएगा। बस एज अ फैकल्टी हम आपको एक छोटा सा एडवाइस देते हैं कि जो भी फीडबैक आए हमेशा स्पेसिफिक फीडबैक मांगिए, ठीक है? जनरल फीडबैक आपके कोई काम का नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने हमको आंसर लिख के भेजा, ठीक है, मैं आपको कहता हूं सपोज भूमिका है, भूमिका हमको आंसर लिख के भेजे, हम कहते हैं भूमिका को कि भूमिका योर इंट्रोडक्शन इज नॉट गुड, वर्क ऑन इट। योर जॉब शुड बी टू आस्क मी सर हाउ कैन आई इंप्रूव इट। समझा मैं कि ओके माई इंट्रोडक्शन इज नॉट गुड, टेल मी हाउ कैन आई इंप्रूव इट। आस्क फॉर स्पेसिफिक फीडबैक, नॉट फॉर जनरल स्टेटमेंट्स कि योर इंट्रोडक्शन इज नॉट गुड, वर्क ऑन योर कंक्लूजन, हाउ, व्हाट पॉइंट्स कुड आई हैव एडेड। ओके, जनरल फीडबैक आपके कोई काम का नहीं है। जनरल फीडबैक ऐसे आता जाता है, इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगा, स्पेसिफिक फीडबैक इधर अटकेगा। डू दिस। ओके, काफी दफा मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ना फीडबैक मांगना नहीं आता है। समझो, आप हो प्यासा, हाँ, यू आर दी हंग्री वन, यू शुड बी वेरी वेरी डिमांडिंग इन व्हाट यू वांट। गेट इट? इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट, आई एम टेलिंग यू दिस। Not just at StudyIQ, wherever you go, ask for specific feedback. For example, if a student tells me, sir, I do not enjoy your classes, you are not a good faculty, I make sure to ask the student, how can I improve? Tell me, what am I doing wrong? तब देखोगे वो हक पका जाएगा कि सर मुझे नहीं पता, तो फिर यहाँ बैठ के हवा दे रहे हो क्या मेरे को? टाइम वेस्ट मत करो मेरा। गिव मी स्पेसिफिक फीडबैक और डोंट गिव मी फीडबैक एट ऑल। गेट इट? मेंटर नहीं, आपका जो आंसर चेकिंग टीम होगा ना, वही होगा। नो क्रक्स, नो पीडीएफ, नो हैंडआउट अवेलेबल फॉर टुमारो क्लास। रघु, इट विल बी अपलोडेड। मैंने अभी आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर से बात कर ली है, दैट विल बी डन। व्हेन शुड आई चूज ऑप्शनल? भूपेंद्र, एज सून एज पॉसिबल। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाला सीन है। रघु, वो तो हो जाएगा। कल वाला जो है ना, वो हमने अभी इनफैक्ट बिफोर द क्लास, हम अभी क्लास के साथ ही स्टार्टिंग में हम पूछे कि आप लोग को कल का दिख रहा है क्या, तो सारे बोले नहीं, हमको भी नहीं दिख रहा था। इसलिए हम टेंशन में आ गए कि हम ही को नहीं दिख रहा है कि आपको भी नहीं दिख रहा है। तो हमने कह दिया आपकी सीसी को, कोर्स कोऑर्डिनेटर को, वो देख लेंगे। ठीक है रवि कुमार, द मोर यू एक्सप्लोर द मोर स्पेस एक्सपैंड्स, इसको समझाइए हाउ। रवि कुमार, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, कल हम आपसे खुद ये सवाल पूछेंगे कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, मुझे बताओ कैसे। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट हम देखेंगे। अब दिख रहा है कल का क्लास? दिख रहा है क्या अपकमिंग क्लासेस? मेरा अभी तक नहीं दिख रहा है। अभी लो बेटा भूपेंद्र, कब तक वेट करोगे? चलो, और कोई क्वेश्चंस हैं या फिर आज का सवाल देख लेते हैं? 3-4 सवाल हैं, आप ही हमको बताएंगे आंसर, डिपेंडिंग ऑन जितना आपने एनसीईआरटी पढ़ा है। कोई सवाल है और? सर, वेयर एल्स कैन डाउट्स बी आस्क्ड अदर देन इंस्टा? फ्रेंड्स, these are the places where you connect with me. First, join me on my Telegram. यहाँ पे मैं आपके लिए आर्टिकल्स डालता हूँ, कोई भी मटेरियल, कोई भी मेरे वीडियोस, कोई भी पीडीएफ, सब कुछ इधर होता है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, विनती है ज्वाइन कर लो, मेरे को कोई फायदा ना होने वाला है ज्वाइन करके, मेरे लिए एक्स्ट्रा काम ही यही है, ठीक है? दूसरा, जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं, मैसेज आप हमको इधर डालेंगे, मुझे बस समय दे देना कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं हाथों हाथ आपको रिप्लाई कर पाऊंगा, आई एम नॉट, फोन मेरे पास है भी नहीं, अभी आप देख रहे होंगे, ठीक है? पर मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। अगर मान लो इंस्टाग्राम पे नहीं हो, कोई जरूरत नहीं इंस्टॉल करने का, ये मेरा ईमेल आईडी है, सब्जेक्ट में बस आप लिखोगे कि आप मेरे 6 PM के स्टूडेंट हो। ओके, अनलेस ये सब्जेक्ट में मेंशन नहीं है, मेरे लिए डिफिकल्ट होगा रिप्लाई करना, क्योंकि बहुत मेल आती हैं पर डे, कुछ तारीफ, कुछ गालियां। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप हमारे 6 बजे के स्टूडेंट, तभी हम वो मेल खोलते भी हैं। मेरे लिए भी स्पेसिफिक फीडबैक ही काम करता है, मैं ऐसे जनरल फीडबैक सुनता भी नहीं। सर, इस टेलीग्राम ग्रुप का नेम बता दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नेम ये है बेटा, इस नाम से अगर आप सर्च करोगे, सारे के सारे प्लीज ज्वाइन कर लो। ये है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, भुवन स्टडी IQ। ओके, सर्च करें, ज्वाइन करें। इसमें करीब 8-10 हज़ार लोग हैं, ज्यादा नहीं है। सर, हम मेहनत कर रहे हैं, बट जो यूपीएससी स्कैम आया है, डर लग रहा है।
रघु कुमार, वो सब छोड़ दो, मजाक के लिए ठीक है वो, पर स्कैम नहीं है वो, ठीक है। इन द सेंस पीपल विल गेम द सिस्टम, पर इवेंचुअली दे विल गेट कॉट। जो मेरिटोरियस है, जिसने अपने हार्डवर्क पे निकाला है, उसको टेंशन भी नहीं हो रहा होगा लाइफ में अभी। ये एक्सेप्शंस टू द रूल है, बैड एप्पल्स हर जगह रहते हैं। वो फॉल्ट यूपीएससी की है, ना आपकी ना मेरी, तो लेट देम फिगर इट आउट। हमारा काम क्या है, अगले साल को प्रिपेयर करने का, क्योंकि एग्जामिनेशन तो होगा, रिक्रूटमेंट तो होगा। तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस है, वी डोंट नीड डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ। वो स्कैम है नहीं है, लेट देम फिगर इट आउट, ठीक है। कुछ मुझे स्टूडेंट पूछे, सर आप कुछ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? 9 घंटे यहाँ आवाज़ निकालने के बाद मेरी आवाज़ नहीं बचती आवाज़ उठाने के लिए। वो एक्टिविस्ट फैकल्टी हैं, वो लोग करेंगे, मेरा काम है पढ़ाना। हाँ, 9 घंटे बरबर करने के बाद मेरा आवाज़ नहीं निकलता है। वो कुछ है वो ट्विटर पे, लेट देम डू, दे आर डूइंग ए गुड जॉब, माई सपोर्ट टू देम, दे आर मोर देन इनफ, आई नीड टू टीच। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ 6 PM? अच्छा, आई डोंट नो दिस। एनसीईआरटी पढ़ो बेटा, फौजी, एनसीईआरटी पढ़ो, एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रेंड्स, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस स्कैम वैम। कुछ मैटर नहीं करता। मैं जब अपेयर कर रहा था ना, तब ये सीसैट नया नया हुआ था। हाँ, फुल मार्केट में ये था, अरे सीसैट हिंदी स्टूडेंट्स के लिए खराब, इनके लिए खराब, उसके लिए खराब। अरे निकलने वाले कैंडिडेट निकल गए, वो डिस्ट्रैक्शन होता है। यू डोंट नीड डिस्ट्रैक्शन इन लाइफ। और मैं यहाँ पे जजमेंट में नहीं बैठा हूँ। हमारे देश में जानते हो प्रॉब्लम क्या है? सबको बनना है सिविल सर्विस, पर अंदर से ना सब जज बनना चाहते हैं। सबको लॉ पढ़ने का इच्छा है, एवरीवन वांट्स टू बी क्विक इन जजमेंट। डोंट बी लाइक दैट। पॉलिसी पढ़ो, वो स्कैम है नहीं है, लेट देम फिगर इट आउट। वो दैट इज देयर सर्कस, देयर मेस, दे विल फिगर इट आउट, इट्स नॉट फॉर मी। व्हाट स्कैम? देयर इज नो स्कैम। Okay, चलो let's do some questions. There is no scam. It is just 2 or 3 bad apples. They will be caught. CBI इंक्वायरी होगी, निकाल देंगे सर्विस से उनको। और उसके बाद अब तो एज भी नहीं रहा, क्या करेंगे वो, दे विल फिगर इट आउट। रील बनाएंगे शायद, पुराने रील्स को बनाएंगे, आंखों से लेजर निकलने वाला। ये करे थे फ्रेंड्स। चलो, नो 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 स्कैम बेटा। जज एग्जाम्स ऑल्सो हैड अ स्कैम, 50 को। छोड़ो यार, वो सब छोड़ो, हम पढ़ाई करते हैं यार, पढ़ाई बहुत है करने को। ये सब वी डोंट नीड डिस्ट्रैक्शन इन लाइफ, आई कैन अश्योर यू। जो सीरियस कैंडिडेट होगा ना, उसको कोई ना फर्क, ढेला ना फर्क पड़ रहा अभी क्या चल रहा है, वो ऐसा लगा पड़ा है। बी अ सीरियस कैंडिडेट। क्या फर्क है लैंडस्लाइड्स का वेस्टर्न घाट्स और हिमालयास में? अगर आप कहोगे हेवी रेन, तो हेवी रेन दोनों जगह होता है, हेवी रेन दोनों जगह होता है। वेस्टर्न घाट्स में भी हेवी रेन होता है, हिमालयास में भी हेवी रेन होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? नो प्रॉब्लम रघु, नो प्रॉब्लम। टेक्टोनिक मूवमेंट, कुणाल, वेरी नाइस, चलो एक्सेलेंट, फाइनली सम इंटेलिजेंट आंसर्स कमिंग। चलो लेट्स डिस्कस दिस। इधर डालते वेस्टर्न घाट्स के रीजंस, इधर डालते हिमालयास के रीजंस। पहला, हिमालयास पे हम क्या देख रहे हैं? टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है। व्हाट इज टेक्टोनिक मूवमेंट? कि आपका इंडियन प्लेट, जिनको नहीं पता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपका इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड कर रहा है कंटिन्यूअसली, कोलाइड कर रहा है कंटिन्यूअसली। और ड्यू टू सम रीजन, सम डेंसिटी डिफरेंस, हम देखते हैं कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है, इट इज डाइविंग डाउन, ठीक है। आई डोंट हैव अ कॉपी, अच्छा रुको, वेट, लेट मी शो यू समथिंग। क्या है? ओके, मेडिकल रिपोर्ट्स है। लुक एट दिस, कंसिडर दिस टू बी द सरफेस, ओके। यू हैव प्रेशर कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड प्रेशर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, तो बीच का एरिया उठ रहा है ऐसा। यू सी दिस, इंडियन प्लेट इधर से एक्ट कर रहा, यूरेशियन प्लेट इधर है, दोनों ऐसे कोलाइड कर रहे, बीच में ऐसा उठ रहा। दीज आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स, या ये हिमालयस।
यंग फोल्ड माउंटेन्स का कॉन्सेप्ट यही है कि आपका इंडियन प्लेट यूरेशिया के साथ कोलाइड करके नीचे डाइव कर रहा है डेंसिटी डिफरेंस के चलते, तो उसके चलते वहां पे लैंडस्लाइड्स होंगे, टेक्टोनिक ओरिजिन वाले लैंडस्लाइड्स होंगे। बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट दिस प्लेस? वेस्टर्न घाट्स में क्या हो रहा है? वेस्टर्न घाट्स में टेक्टोनिक मूवमेंट है क्या? बताओ मेरे को। वेस्टर्न घाट्स में टेक्टोनिक मूवमेंट है? नहीं। वेस्टर्न घाट्स में ऑल रेनफॉल्स और मोस्ट ऑफ द लैंडस्लाइड्स आर टू डू विथ मॉनसूनल रेनफॉल। एक सवाल बताओ, ये कंसिडर करिए वेस्टर्न घाट है, ईस्ट वेस्ट, किस साइड पे ज्यादा रेनफॉल होगा, ईस्ट या वेस्ट? किस साइड पे ज्यादा रेनफॉल होगा, ईस्ट या वेस्ट? मतलब किस साइड पे ज्यादा लैंडस्लाइड होगा? वेस्टर्न साइड। अब आप सोच रहे हो सर क्यों, ऐसा क्यों? ये रहा इंडिया, ये रहा वेस्टर्न घाट्स, आपके साउथ वेस्ट मॉनसून इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, मतलब यहां पे कंसिडर करोगे तो ये आया मॉनसून का हवा, इधर को बारिश किया, ठंडा ड्राई हवा नीचे इस साइड गया, सारा बारिश वेस्ट कोस्ट पे, वेस्टर्न फेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स पे हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये टर्म। और इसको कहते हैं लीवर्ड साइड, जहां पे आपके ड्राई विंड्स वापस जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप क्लाइमेट चेंज को हटा दो तो आप देखेंगे कि मुंबई में ज्यादा रेनफॉल होगा, पुणे में कम रेनफॉल होगा। अब तो चलो इस साल तो हर कुछ हर जगह एक ही हो रहा है, पर आइडियली यू वुड एक्सपेक्ट कि मुंबई में ज्यादा रेनफॉल हो, पुणे में कम रेनफॉल हो। क्यों? बिकॉज पुणे इज ऑन द वेस्टर्न साइड, सॉरी मुंबई इज ऑन द वेस्टर्न साइड, पुणे इज ऑन द ईस्टर्न साइड। करेक्ट, एनसीईआरटी में लिखा है ये। थोड़ा रॉक्स के बारे में बताइए, रॉक्स के बारे में कुछ लिखा है आपके एनसीईआरटी में कि हमारा जो हिमालयाज का रॉक्स है वेदरिंग ज्यादा हुआ है, वेदर्ड रॉक सिस्टम है यहां। क्या होता है वेदरिंग? वेदरिंग क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज वेदरिंग? छाया प्रदेश, बहुत बढ़िया प्रदीप। ब्रेकिंग बाय नेचुरल फोर्सेस, इरोजन नहीं होता है वेदरिंग, नो नो। देखो सिंपल शब्दों में समझिए, मुझे देखने दो। डेटोनेशन ऑफ रॉक्स, डेटोनेशन तो फूटना हो गया, डिसइंटीग्रेशन आप कहना चाह रहे होंगे, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, करेक्ट। ये आपका एक रॉक है, ठीक है, इस पे डेली आपका सनलाइट पड़ रहा, बारिश हो रहा, हवा चल रहा है, तो क्या देखोगे कुछ दिनों बाद ये रॉक टूटेगा। तो हम क्या कहते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स या डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन C2। क्या है इन C2 का मतलब जहां पे था वो, जिस जगह पे प्रेजेंट है उसी जगह पे टूटना, उसको हम कहते हैं वेदरिंग। और उसके बाद यही हवा, यही पानी इस रॉक को कहीं और लेके जाएगा, उसको हम कहते हैं इरोजन, है कि नहीं? तो वेदरिंग इज नॉट इरोजन, वेदरिंग इज द कॉज दैट लीड्स टू इरोजन। वेदरिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि सनलाइट पड़ रहा, चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर रही हैं, है कि नहीं? पता है ना, गर्मी में चीजें एक्सपैंड करती, ठंडा में कॉन्ट्रैक्ट करता, तो वही सेम चीज है। आपके रॉक्स मैकेनिकल स्ट्रेस में आते हैं, फ्रैक्चर होगा रॉक्स में आपका, इसीलिए वो स्प्लिट करेगा, टूटेगा। तो आप क्या देख रहे हो, हिमालयाज में वेदर्ड रॉक्स हमारे ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश हो रहा है, गर्मी हो रही है, साथ में आपका रिवर सिस्टम है, वो भी एक्ट कर रहा है ज्यादा, पेरिनियल रिवर्स है वहां पे, तो वहां पे वेदर्ड रॉक्स है, मतलब फ्रैक्चर होने वाले रॉक्स हैं जो जल्दी टूट सकते हैं। कंपैरेटिवली वेस्टर्न घाट्स में वैसा नहीं है, यहां पे ओल्डर रॉक्स हैं, मोर स्टेबल रॉक सिस्टम है कि नहीं? कैन आई से दिस इज द रीजन? बताइए, कैन आई से दिस कि यहां पे ओल्ड रॉक सिस्टम है?
Correct? Transportation and wearing away is weathering. Gaurav, the breakdown of rocks in situ is weathering. After that, the erosional activity is a consequence of weathering. Okay? Weathering is just the breakdown of rocks at the place that it is present. सर ये लैंडस्लाइड का रीजन कैसे हुआ? क्योंकि वेदर्ड रॉक सिस्टम है, मतलब वो टूट सकते हैं जल्दी. तो लैंडस्लाइड क्या होता है? रॉक्स का ही तो मूवमेंट हुआ ना, द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स इन सीटू. सारे के सारे रॉक्स जब एक साथ मूव करेंगे सॉइल और सारा कुछ लेते हुए, वही तो हुआ ना लैंडस्लाइड. तो अगर हमारे रॉक्स हिमालयाज के वीक है तो लैंडस्लाइड्स वहां पे अलग रीजन के लिए हो रहे हैं. यहाँ पे आपके रॉक्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हैं, तो इसलिए यहाँ के लैंडस्लाइड्स अलग तरह के हो रहे हैं. और बताओ, व्हाट आर द अदर रीजंस? एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है? एनसीईआरटी वाले आंसर्स बताइए ना हमको. हम तो ये इसलिए क्वेश्चंस ला रहे हैं कि हम देखें तो सही कि कौन कौन लोग एनसीईआरटी पढ़ के बैठे हैं और कौन कौन लोग बिग बॉस देख रहे हैं बैठ के. हाँ जी बताओ, किधर डिफॉरेस्टेशन ज्यादा है? डिफॉरेस्टेशन किधर ज्यादा है, हिमालयाज या वेस्टर्न घाट्स? वेयर इज डिफॉरेस्टेशन मोर? फौजी अभी डोंट वरी, समझ नहीं आया हम समझाएंगे. वी विल डू ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस अगेन. ये हम फिर से करेंगे सारे सवाल, और तब आप हमको खुद आंसर बताओगे. डिफॉरेस्टेशन किधर ज्यादा है, वेस्टर्न घाट्स या हिमालयस? See, in both the places you find deforestation is a problem. Okay? पर डिफॉरेस्टेशन किस रीजन के चलते हो रहा है वो अलग अलग है. यहां पे आप क्या देखते हैं, माइनिंग के लिए हो रहा है डिफॉरेस्टेशन. ओके, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो रहा है डिफॉरेस्टेशन. कभी गए हो आप लोग उत्तराखंड? उत्तराखंड गए हैं कभी? क्या आपने देखा है कि कहां कैसे वहां पे पहाड़ के बीच से रिवर्स को क्रॉस कराया जा रहा है? कभी देखा है? पहाड़ के बीच से हमारा रिवर सिस्टम को डाइवर्ट किया गया है हाइडल पावर के लिए. हैव यू एटलीस्ट गॉट एनी बेसिक आइडिया अबाउट दिस कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है? तो क्या देख रहे हो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम जंगल काट रहे हैं. हम वेस्टर्न घाट्स में माइनिंग पर्पस के लिए जंगल काट रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन दोनों जगह हो रहा है, पर see the reasons for deforestation are different, so thus leading to the landslides. Tanu, you are from Uttarakhand, you must know about this कि कैसे पहाड़ों को काट काट के आपके रिवर्स को डाइवर्ट किया गया है. हाँ कि ना? टूरिज्म इज ऑलवेज अ कॉज, दोनों जगह टूरिज्म इज अ कॉज. ठीक है, टूरिज्म तो हमेशा, ह्यूमन एक्टिविटीज तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, वो तो हम तो हैं ही इस कॉज में. और बताओ, और गिव मी सम अदर रीजंस. स्लोप्स किधर ज्यादा है, वेस्टर्न घाट्स या हिमालयास? स्टीपर स्लोप्स किधर मिलेंगे हमें? स्टीपर स्लोप्स हिमालयास, इधर मॉडरेट स्लोप्स. हाँ कि ना? करेक्ट. ग्रेडियंट ज्यादा है. अच्छा मुझे बताओ ग्रेडियंट क्या होता है पहले? ग्रेडियंट क्या होता है? व्हाट डज दिस वर्ड मीन, ग्रेडियंट? व्हाट डज दिस वर्ड मीन, ग्रेडियंट? अमितेश आपका आंसर सही है, गुड. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल. यांगफू करेक्ट. आदित्य नहीं, थोड़ा सा और बेटर होगा. देखो, ग्रेडियंट इज नॉट जस्ट स्लोप बेटा, पहला बात ये समझो. किसी भी चीज का ग्रेडियंट जब हम मेजर कर रहे हैं ना, ऐसा समझिए सम फैक्टर इज चेंजिंग ओवर अ डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस के मुकाबले कोई चीज कैसे चेंज हो रहा है. अगर मैं आपको कहूं प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब क्या हुआ कि एट इन अ डिस्टेंस 100 मीटर में प्रेशर कैसे चेंज हुआ. टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब इतना डिस्टेंस में टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ.
ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हमारा गलत रहता है कि ग्रेडियंट इक्वल्स टू स्लोप. नो, ग्रेडियंट इज हाउ अ पर्टिकुलर फैक्टर चेंजेस विथ डिस्टेंस. नाउ इट कैन बी सैलिनिटी, खारापन. सैलिनिटी ग्रेडियंट मतलब ओवर अ डिस्टेंस सैलिनिटी कैसे चेंज हुआ. टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, rainfall gradient, how is rainfall changing. Okay, so always know these basic words. Gradient is how a particular factor changes with distance. Get it? One second. आपका सीसी का मैसेज आया है, देखा जाए क्या लिखा है इन्होंने. कल का क्लास हो गया कंफर्म, ठीक है, क्लियर. अच्छा, और रीजन बताओ, और रीजंस बताइए. 5 रीजंस तो करते हैं एटलीस्ट. और रीजंस बताइए. लेट मी सिट डाउन. Yeah, some more reasons please, quickly. River system, very nice. Here you have glacier fed perennial rivers. ठीक है, जो हाई स्पीड रिवर्स होते हैं हमारे, क्योंकि स्टीप स्लोप है, कंटिन्यूअस पानी है. पेरेनियल मतलब 12 महीने पानी रहेगा. ठीक है, तो स्टीप स्लोप है, फास्ट मूविंग रिवर्स हैं, रॉक्स वीक हैं, लैंडस्लाइड्स होंगे. यहां पे पेरेनियल रिवर्स प्लस, पेरेनियल रिवर्स तो नहीं है आपके, सीजनल रिवर्स. ये पेन खराब है. सीजनल रिवर्स मोस्टली प्रेजेंट. सीजनल रिवर्स हमारे ज्यादा हैं. रोड कंस्ट्रक्शन तो ठीक है, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ गया, एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस में आ गया. ठीक है डॉक्टर वैभव, करेक्ट. जसप्रीत, क्लाइमेट. क्लाइमेट, ओके, वेरी नाइस. क्लाइमेट इज अ फैक्टर. क्लाइमेट से ही वेदरिंग डिसाइड होगा हमारा. ठीक है, क्लाइमेट डिफरेंसेस. गुड इनफ, गुड इनफ. कितने शब्द लिखने हमें? 150 शब्द के लिए तो बहुत इंफॉर्मेशन है. हाउ रिवर्स कंट्रीब्यूट टू लैंडस्लाइड. थिंक गंगा. सपोज दिस इज गंगोत्री. Okay, in the initial stage the river is going almost at a steep angle. When it comes to Allahabad, then it flows like this. प्रयागराज जिसको कहते हैं, प्रयागराज. And then when it comes to Patna and beyond, it is almost flowing parallel to the ground. Now tell me friends, अगर इस जगह पे हमारा स्लोप ज्यादा है, रॉक्स वीक है, वाटर अवेलेबिलिटी 12 महीने है, तो क्या लैंडस्लाइड होगा? यस और नो? इसको कहते हैं यूथफुल स्टेज ऑफ अ रिवर. पता है आप लोग को, लिखा होगा आपके किताबों में, यूथफुल स्टेज ऑफ अ रिवर. तो बताओ मुझे, स्लोप ज्यादा, रॉक्स वीक, 12 महीने पानी चल रहा है, तो लैंडस्लाइड तो होगा ना? क्यों नहीं होगा? 100% होगा. क्या गलत है इसमें? हाँ कि ना? कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हो चीजों को? आप जानते हो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, इट विल सरप्राइज यू, बट इन आवर कंट्री, फ्रॉम अंबाला, अंबाला से लेके कोलकाता, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में देखेंगे कितना किलोमीटर है? 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये. लेट्स सी कितना किलोमीटर है, लेट मी चेक. अंबाला टू कैलकाटा कितना डिस्टेंस है? अंबाला टू कोलकाता, आई थिंक 1200-1300 किलोमीटर होगा. कुक नहीं यार, कोलकाता. अंबाला टू कोलकाता कितना किलोमीटर है?
1700 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। ये 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस। आप जानते हो आपका एलिवेशन कितना से चेंज होता है? हाँ, हाउ मच डज द एलिवेशन शिफ्ट बाय? ओनली 300 मीटर्स, बस ओनली 300 meters the elevation changes by. What does this mean, friends? That all your rivers are almost flowing parallel to the ground. Almost flowing parallel to the ground. सोचो ना, 1700 किलोमीटर में सिर्फ 300 मीटर का आगे पीछे हुआ, ऐसे कुछ नहीं है वो तो इसलिए देखेंगे इस पूरे एरिया में आपके रिवर्स होते हैं स्लो मूविंग, और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे रिवर्स होते हैं मिएंडर। मिएंडर मतलब क्या होता है? एक होता है कि पॉइंट ए से बी आप ऐसे गए, और एक होता है कि एक पॉइंट ए से बी आप ऐसा घूमते घूमते गए, तो यही है मिएंडरिंग। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ना, डोंट बीट अराउंड द बुश, उसका बेटर इंग्लिश है डोंट मिएंडर, कम टू द पॉइंट। मतलब ऐसे दाएं बाएं मत करो, सीधा पॉइंट पे आप। व्हाई इज दिस हैपनिंग? जनरल एलिवेशन आपका 300 मीटर से चेंज हो रहा है बस, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1700 किलोमीटर। क्यों नहीं होगा रिवर मिएंडर मेरा? ऑक्सबो लेक, कंवरताल लेक, बहुत बढ़िया है कि नहीं? एनसीईआरटी में लिखा है ना ये? बताओ मेरे को, एनसीईआरटी में लिखा है ना ये पॉइंट? दिस पॉइंट इज मेंशन्ड इन योर 9वीं या 10वीं के एनसीईआरटी, किसी एक में, मेरे को याद नहीं है, पर मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी में, 9वीं या 10वीं के किसी एक किताब में लिखा है दैट द जनरल एलिवेशन बिटवीन अंबाला एंड कैलकाटा चेंजेस ओनली बाय 300 meters ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1700 किलोमीटर। एक और रीजन बताइए तुमको, चलो तो जब डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा देखें। इफ यू डोंट नो दीज क्वेश्चंस का आंसर, डोंट वरी, all I expect is that you should have some basic idea, but if you don't have a basic idea, I'll try my best to compensate for it. मेरे को एक चीज बताओ, इधर से हमारा ब्रह्मपुत्र आ रहा, हाँ, गंगा हमारा इधर से ऐसे जा रहा, इंदस ऊपर से घुस के इधर सिंध के पास जा रहा, ऐसा क्यों? why is it that Ganga starts near Uttarakhand and it does not go towards Delhi? Why does it go towards Calcutta? कहे लिए क्या रीजन है? लैंड स्लोप्स, why does the land slope? क्या हुआ था ऐसा? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ना बेटा, यहां पे अब ह्यूमन रीजंस नहीं है। जब हमारा इंडिया प्लेट ना फ्रेंड्स, देखिए, जब इंडिया प्लेट जाके यूरेशिया से टकराया, ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। मुझे बताओ फर्स्ट कोलिजन किस साइड हुआ था? ये जो कोलिजन हुआ जाके वेस्ट और ईस्ट, पहले किधर कोलाइड किया था? इतना बताओ हमको, पहले किधर कोलाइड किया था? देवरूप, आप सही रास्ते पे हो, गुड। देखो, जो लोग ईस्ट कह रहे हैं फ्रेंड्स, एनसीईआरटी नहीं देखे आप फॉर श्योर, यहीं पे समझ गए हम। जो लोग ईस्ट कह रहे हो आप लोग गलत हो, करेक्ट, रॉन्ग आंसर। आप देखते हैं फर्स्ट कोलिजन हुआ हमारा इधर वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है। एक तरीके से सोचो आप, ये पेन है, पेन इज द इंडिया प्लेट, आई एम यूरेशिया, सो द पेन कम्स, हिट्स मी हियर ऑन द वेस्टर्न साइड, एंड देन द रेस्ट ऑफ द पेन ऐसे क्लोज डाउन करता है, एक शटर जैसा बंद होता है वापस। यहां पे फर्स्ट लॉक हुआ एंड देन द पेन क्लोजेस लाइक दिस, ओके, दिस इज व्हाट हैपेंड। फर्स्ट कोलिजन इधर एंड देन द रेस्ट ऑफ द प्लेट, गेट बंद होता है ना जैसे, वैसे बंद हुआ। तो इस दौरान क्या हुआ? फर्स्ट कोलिजन, बाय द वे नो दिस, ये बेसिक फैक्ट है, फर्स्ट कोलिजन वेस्टर्न साइड पे हुआ, सेकंड ईस्टर्न साइड पे हुआ। इसके चलते क्या हुआ फ्रेंड्स? दो सिंटैक्शियल बेंड क्रिएट हुए। ऐसा सोचिए कि जो कोलिजन हुआ, हाँ, लैंड से लैंड का कोलिजन, इट वाज अ मेजर इवेंट इन अर्थ हिस्ट्री। और आप देखते हो कि उस कोलिजन के दौरान दो तीन चीजें साथ साथ होती हैं। एक क्या होता है, आपका दिल्ली रिज का एक एरिया है, दिल्ली रिज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दिस दिल्ली रिज केम अप, साथ में
इधर एक है मालदा गैप, ठीक है, मालदा इज अ टाउन इन नॉर्थ बंगाल, नॉट नॉर्थ बंगाल, सेंट्रल बंगाल। मालदा गैप डाउन थ्रस्ट होता है, नीचे होता है, तो उसके चलते क्या होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र, अब देखो गंगा अगर चाह के भी दिल्ली रिज को, क्योंकि अब सामने में एक एलिवेटेड एरिया है, तो थोड़ी ना रिवर उसके ऊपर से जंप करके जाएगी, तो रिवर साइड से कट के ईस्टर्न साइड की तरफ मुड़ लिया। इसीलिए गंगा हमारा घूमते 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 मालदा गैप का स्लोप फॉलो करते हुए बांग्लादेश से ड्रेन करता है। इसीलिए हमारा ब्रह्मपुत्र भी हाँ घूमते घामते फर्स्ट सिंटैक्शियल बेंड इधर है, मतलब अगर ब्रह्मपुत्र जो ऐसे आ रहा है वो यूं नहीं गया, क्यों, क्योंकि गैप क्रिएट हो गया, ऐसे बेंड क्रिएट हुआ एक, एंड दस इट ड्रेन्स द स्टेट ऑफ असम, फिर बांग्लादेश एंड देन इनटू बे ऑफ बंगाल। इसीलिए आप देखोगे कि इंडस रिवर भी सिंटैक्शियल बेंड, दो सिंटैक्शियल बेंड्स जो क्रिएट हुए, इंडस भी ऐसे घूम के गल्फ ऑफ सिंध से ड्रेन कर रहा है, एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। एक जगह है नामचा बरवा, एक है नंगा पर्वत, सिंटैक्शियल बेंड्स क्रिएट हुए, मतलब वो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट जहां पे इंडिया प्लेट जाके लगा यूरेशिया से। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर ये सिंटैक्शियल बेंड्स क्रिएट नहीं होते ना फ्रेंड्स आज के टाइम पे, हाँ दिस सिंटैक्शियल बेंड का सिस्टम है जो आपके एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है, वैसे तो हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। ये सिंटैक्शियल बेंड्स अगर क्रिएट नहीं होते मेरे नामचा बरवा और नंगा पर्वत पे, तो आपका सारा का सारा रिवर सिस्टम, चाहे इंडस हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, इंडस जाता अफगानिस्तान के साइड, ब्रह्मपुत्र जाता येलो रिवर के साइड। आज जो ये सारे रिवर्स इंडिया के साइड ऐसे घूम रहे हैं वो इसलिए क्योंकि सिंटैक्शियल बेंड्स क्रिएट हुए। क्यों ब्रह्मपुत्र हमारा बांग्लादेश को ड्रेन कर रहा है, लेना देना नहीं है ना, इट शुड हैव कंटिन्यूड स्ट्रेट, असम से आ रहा है तो आइडियली ऐसे ही जाना चाहिए था, पर नहीं जाता, क्यों, क्योंकि साइड में स्लोप है, स्लोप है तो स्लोप पे जाएगा, वो पानी तो स्लोप के साथ ही जाएगा ना, स्लोप के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता। एनसीईआरटी में लिखा है फ्रेंड्स, इट्स नॉट दैट आई एम टीचिंग यू समथिंग न्यू। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो अब तो वैसे 24 घंटे में कर भी नहीं पाओगे ज्यादा, तो अब हमारे भरोसे ही हो आप, तो बी अवेयर, एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इंडिया प्लेट जब यूरेशिया से टकराया फर्स्ट टाइम किधर टकराया, इनिशियल इंपैक्ट किधर हुआ, ये तो 9वीं 10वीं में लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट, समझ पा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट? वैसे हम पूरा डिटेल में कराएंगे, नोट्स भी आपको हम लिखाएंगे, पर एक बेसिक आइडिया रखो। ऐसा जब हम क्लास में इंट्रोड्यूस करें ना सिंटैक्शियल बेंड, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये सुना तो होना चाहिए एटलीस्ट। जानते हो फ्रेंड्स, कोई चीज सुना भी होगा ना तो बड़ा आसानी हो जाता है क्लास में समझने को, अगर सुना ही नहीं है तो फिर व्हाट कैन बी डन। बुझे छी हेलो, अब समझ आया चाइना इंडिया से क्यों गुस्सा रहता है। अरे रवि, अब आप इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे ले चलो, अब दैट टुडे जब हम पानी के शेयरिंग की बात करते हैं, वाटर ट्रीटीज की बात करते हैं, तो आप देखोगे इंडस को लेके वाटर ट्रीटी है हमारा पाकिस्तान के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो पंजनाद है हमारे, हाँ सतलज, बियास, रावी, चनाब, झेलम, ये सारे जो रिवर्स है, चलो उसमें वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है, एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि इतने वॉर्स हुए हमारे, ठीक है, 65 का वॉर, 71 का वॉर, 99 का वॉर, उसके बाद ये प्रॉक्सी वॉर जो चल रहा है, कश्मीर मिलिटेंसी, आज भी आप देखते हो कि जवान शहीद हो रहे हैं। इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस इंडिया ने कभी इंडस वाटर को छेड़ा तक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव अ वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट विथ चाइना फॉर ब्रह्मपुत्र। तो आपसे अगर मेंस में सवाल पूछा जाए, हाँ कि डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ ज्योग्राफी व्हेन इट कम्स टू वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट्स, what is the relevance of geography in water sharing agreements, और discuss the relevance of water sharing agreements in international relations, उसमें आपको इंट्रोडक्शन में आप यही लिखेंगे, this is the fundamental point that you will write there, है कि नहीं। आप लोग में से काफी लोग जब पढ़ाई चालू नहीं किए होगे तो नहीं होता, गुस्सा में आदमी कहता है इंडस का पानी रोक दो, वी विल स्टार्व देम ऑफ वाटर, पाकिस्तान को लेकर। थिंक फॉर अ मोमेंट, टुडे इफ वी स्टॉप इंडस का पानी, you think China will let Brahmaputra का पानी come directly to us?
सोचो पहले, एंड ऑल्सो कंसिडर हु हैज गॉट मोर टू लूज। किसको खोने को ज्यादा है, हमको या पाकिस्तान को? इकोनॉमिकली सोचिए, हर चीज अब इकोनॉमिक पैरामीटर से आप सोचोगे। हु हैज गॉट मोर टू लूज, अस और पाकिस्तान? आंसर इज ऑब्वियस, our entire northeast will be deprived of water. Northeast, which is anyways a pain point for all of us. We want it to be secure, safe. वहां पे अगर पानी का अभाव आ जाएगा तो और एक प्रॉब्लम आ जाएगा। इन जो और क्राइसिस है वो तो है ही, और एक अभाव आ गया। So think from that perspective. It is very easy to say, oh, stop the water of Pakistan. Think, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। चाइना यही कहता है ना, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। This is why they are friends, China and Pakistan. What is to stop them from stopping the water? Who has got more to lose? Why should we stop water then? Now do you realize why government of India has not stopped the water of Indus? It's like a game of chess. You take one step आगे, you will go 2 steps पीछे. So status quo रहने दो. Status quo मतलब यथास्थिति जो है रहने दो. Until and unless हम लोग एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर लेते चाइना के साथ रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इन दिस वाटर को। सर, आवर पीएम हैज कोटेड दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। सी, कोटिंग इज फाइन, पॉलिसी इज डिफरेंट। द कोट्स आर फॉर पब्लिक कंजम्पशन। यू आर एस्पायरिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट। एनालाइज द पॉलिसी। कोट्स तो आते जाते रहते हैं। Not saying that he is wrong. He is very correct when he says blood and water cannot flow together. But then you realize why the PM's hands are tied. He cannot do, even if he wants to do, how will he make sure that Northeast is safe against water scarcity? Think from that perspective. His quote is very true. As a citizen of India, I fully get why he's saying that. But his hands are tied. Why? Because we do not have a legal sharing agreement of water with China. Do you realize this? Be very practical now. Okay, it's easy to be impractical, friends. It's easy to analyze things from the political lens. You are not supposed to look at things from the political lens. You are supposed to look at problems from the policy lens. पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से आर्ग्यूमेंट करिए। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आर्ग्यूमेंट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं। Should India make dam in Arunachal to control China's Brahmaputra's uncertain flow? Then we have to have an agreement with Bangladesh then, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा तो बांग्लादेश भी जाता है, तो हम तो यहाँ पानी रोकेंगे तो उससे पहले हमें वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट विद बांग्लादेश करना पड़ेगा। और तो चाइना तो चाहता ही है कि आप बांग्लादेश के साथ जाके झगड़ा करो। व्हाट, आज इंडिया और बांग्लादेश इतना पैली है क्यों है? आज के टाइम पे हम चिकन स्नैक से लेके अगरतला का कनेक्टिविटी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? चलो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप लोग, you should capture this essence, friends. Okay. I think Aditya will tell me this better because we both are from the same place. 1 second. Okay. What a bad map. My God. Horrendous map है ये तो. Okay, look at this map, friends. Think, policy. Do you know this? What is this area called? This very small area here. This small area near Siliguri. Chicken snake कहते हैं इसको. Chicken snake कहते हैं. The area of Siliguri, Darjeeling, Gangtok, Kuch Bihar. Correct? Do you know there is a bridge here? Coronation Bridge. देखा है आप लोगों ने? आदित्य, तीमली तो देखे था वाला. Have you seen this? Coronation Bridge? नहीं चाहिए, ईमेल आईडी देना मेरे को यार, क्या तुम लोग. हाँ, ये देखो. Have you seen this bridge, friends? Have you heard of this bridge at least? किंग जॉर्ज के कोरोनेशन पे ब्रिज बनाया गया था. इसको कहते हैं कोरोनेशन ब्रिज. ओके, आई टेल यू समथिंग नाउ. कंसिडर दिस एरिया. ओके, दिस ब्रिज इज हियर. तीस्ता के ऊपर है ये ब्रिज. आज के टाइम पे क्यों इंडिया का पेन पॉइंट है ये, वीक पॉइंट है ये, है कि नहीं? आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, चाइना भी जानता है. हाँ, सराउंडेड बाय बांग्लादेश, नेपाल, भूटान.
चाइना इज 3 hours फ्रॉम दिस प्लेस. कोरोनेशन ब्रिज से आपको गैंगटॉक जाना है, नाथुला जाना है, चाइना बॉर्डर आ गया. एनी ऑफ यू हैव बीन टू नाथुला एवर? मुझे बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है वहां पे, मुझे कोई बता सकता है? देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल जस्ट 2 kilometers बिफोर नाथुला. आर्मी का टेम्पल है, करेक्ट? क्या है उस टेम्पल का नाम? कामाख्या देवी इज इन गुवाहाटी बेटा. बाबा हरभजन सिंह मंदिर, वेरी नाइस. फ्रेंड्स, आप लोग, I don't know if you believe in this or not, but you should. The story so goes, chalo, I'll come to that later. We'll come to Baba Mandir later. So we have this bridge here. Okay? आपको अगर नॉर्थ ईस्ट जाना है सिलीगुड़ी से, which is in West Bengal, there are only 2 roads. Okay? One of them is this bridge. This is called the Coronation or the Sevok Bridge. और दूसरा एक आप जलपाईगुड़ी से होके जाओगे, which is the longer route. ओके अब आज के टाइम पे इंडिया नोज दैट ये इसका वीक पॉइंट है. लास्ट ईयर इंडिया ने फंड किया रेलवे प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश. ठीक है, फंड किया, अपने पैसे से हमने रेलवे प्रोजेक्ट्स दिया है ताकि उनका पोर्ट कनेक्टिविटी हम बना पाए. अब आप सोचो, हमारे पास क्या पैसे ज्यादा हैं क्या जो हम बांग्लादेश को दे रहे हैं पैसा? नहीं. व्हाई इज इट? क्योंकि आज के टाइम पे इफ यू वांट टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, द ओनली पॉसिबल प्रैक्टिकल वेज, अगर आपका पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी फ्रॉम इंडिया बांग्लादेश आप बढ़ाओ. द एंड गोल क्या है कि सिलीगुड़ी से अगरतला, सिलीगुड़ी से सारा नॉर्थ ईस्ट हम वाया बांग्लादेश जा पाए. आप सोचो ना, हमने ट्रेन कनेक्टिविटी बनाया, रेडियो का हमारा वो चल रहा है, ऑल इंडिया रेडियो कैलकाटा, और रेडियो जो उनका है बांग्लादेश का, मैत्री रेडियो चल रहा है, मैत्री बस सेवा चल रहा है. हम उनके प्रोजेक्ट्स फंड कर रहे हैं. क्यों? ताकि 5-10 साल बाद जब वो हमारे ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे ट्रेड कॉमर्स के लिए, देन वी विल प्ले आवर कार्ड एंड से कि लिसन, नाउ वी वांट कनेक्टिविटी फॉर द आर्मी टू मूव थ्रू बांग्लादेश टू आवर नॉर्थ ईस्ट. थिंक, पर्सपेक्टिव से सोचो एकदम. हाँ, आप जब ताश के पत्ते खेल रहे होते हो, आप एस सबसे पहले फेंकते हो क्या? सामने वाला 4 फेंका तो आप 6 फेंकोगे ना, है कि नहीं? जीतने के लिए, है कि नहीं? सामने वाले ने 4 फेंका तो आप थोड़ी ना एस फेंक दोगे. एस इज टू बी केप्ट फॉर लेटर. सेम वे हियर, टुडे वी आर फोकसिंग ऑन पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी. इसको कहा जाता है पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी. एंड गोल क्या है? make Bangladesh so reliant on us that tomorrow if we say that we want to move a column of the Indian army through Bangladesh to northeast, they should not be able to refuse. Now do you realize why the illegal migrant population also, India government is like, okay, let's deal with this आराम से, let's not push it too much. सोचो, जो illegal migration का प्रॉब्लम है, हम चाहते तो हम बहुत कड़ा स्टेप ले सकते हैं, क्यों नहीं ले रहे? वी आर थिंकिंग 20 years डाउन द लाइन कि आज के टाइम पे अगर ये एरिया कटा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट गया मेरा. हाँ, तो फॉर सम 20,000 इलीगल और 2 lakh इलीगल माइग्रेंट्स, आई कांट पुट द फ्यूचर ऑफ 20 lakh पीपल इन प्रॉब्लम. ओके, वी विल डील विद देम, नो प्रॉब्लम. व्हेन टाइम कम्स वी विल डील विद देम. टुडे लेट्स फोकस ऑन बिल्डिंग बेटर कनेक्टिविटी थ्रू बांग्लादेश. पॉलिसी समझो. इट इज सो इजी टू बी पॉलिटिकल फ्रेंड्स. हाँ, being political will get you nowhere. आपको, it's good to be political, but then not in civil service. Then you should go and approach your local councillor, figure out कि आप MLA का इलेक्शन लड़ सकते हो कि नहीं. पॉलिसी समझिए, कंट्री का पर्सपेक्टिव समझो. हाँ, बांग्लादेश को भी आइडिया होगा फॉर श्योर, 100%, बट दे रियलाइज दैट इट इज बेटर टू बी फ्रेंड्स विद इंडिया देन टू बी विद चाइना. इंडिया क्या दे रहा है? ग्रांट दे रहा है उनको कि फ्री में ले पैसे, बना अपना रेलवे, बना अपना पोर्ट. चाइना ग्रांट नहीं देता है. चाइना विल आस्क फॉर कंसेशंस कि हमको यहाँ पे एक बेस बनाने को दो. इंडिया कुछ नहीं मांग रहा है. क्यों? क्योंकि जिस दिन इंडिया मांगेगा, इंडिया विल बी लाइक, हमने इतना किया, अब मुझे ही अलाउ कर. डू यू रियलाइज दिस इज हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस इज प्लेड? दिस इज हाउ ज्योग्राफी बिकम्स अ फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस. Still, Bangladesh went to China for 5 billion, and thus
शेख हसीना केम बैक, मिड रास्ते से वापस आ गई वो. इफ यू वर नॉट फॉलोइंग द न्यूज, आई वाज फॉलोइंग दिस वेरी क्लोजली. It's not that I'm making this up, friends. Hasina, China. Let's see this, no, friends. Huh. Please tell me, why did she cut short her visit? Why did she come back? Because China knows it's better to get India's money than their money. Obviously, ये प्रोटोकॉल का इशू था. उसको प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ एक रूम में खड़ा नहीं किया, वो वापस आ गई. वो गलत है. हाँ, शी इज द हेड ऑफ द स्टेट. शी शुड मीट द हेड ऑफ द स्टेट. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को मिलने फॉरेन मिनिस्टर को हम एक रूम में खड़ा करेंगे. वो हमारे इज्जत के खिलाफ है. तो वो शी इज वेरी राइट व्हेन शी सेज कि नहीं, मैं वापस जा रही. थैंक यू, नो थैंक यू, बट नो थैंक यू. शी लेफ्ट. दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट फ्रेंड्स. करंट अफेयर्स हम ऐसे समझते हैं. चलो, कमिंग बैक टू दैट थिंग, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप लोग को नहीं पता होगा. ये बाबा हरभजन सिंह टेम्पल images. Let me show you something very interesting. Okay, this is the temple that I was telling you about. How many of you know the story of Baba Harbhajan Singh? Okay, a Sikh soldier who was posted in Nathula. नाथुला इन गैंगटॉक से 2-3 घंटे आगे है. सिल्क रूट का एक टाइम पार्ट हुआ करता था. आज पे हमारा वहां पे एक मेजर इंडियन आर्मी का प्रेजेंस है. रोड कनेक्टिविटी एकदम मस्त चोखो रोड है, अच्छा रोड है. ओके, सो द स्टोरी सो गोज दैट दिस इंडियन आर्मी जवान ये ऑन ड्यूटी फिसल के शहीद हो गए. ओके, पर ये माना जाता है दैट ही इज स्टिल देयर इन स्पिरिट. ठीक है, ही इज स्टिल ऑन ड्यूटी इन स्पिरिट. इनफैक्ट the CEO of the place, because I have been to Nathula several times, the CEO of this place was mentioning to my father कि अगर कोई जवान ऑन ड्यूटी, हाँ नहीं होता, कभी कभी आप थके हो तो थोड़ा ऐसा झपकी लेते हो. करेक्ट, ह्यूमंस हैं आफ्टर ऑल. सो सडनली यू विल हैव लाइक वन टाइट स्लैप अक्रॉस योर फेस एंड देयर इज नोबडी, क्योंकि वहां पे तो कोई आदमी नहीं है दूर दराज तक. सो द स्टोरी सो गोज दैट बाबाज स्पिरिट इज स्टिल देयर ऑन एक्टिव ड्यूटी and he still paid salary from the government of India. इनके जूते हर सुबह पॉलिश होके रखे जाते हैं इनके कमरे में, और शाम में जब ड्यूटी आवर्स खत्म होता है देखते हैं जूतों पे स्नो लगा हुआ है. कौन सा टेंपल है? बाबा हरभजन सिंह मंदिर. लीव्स भी सैंक्शन होते हैं. करेक्ट, इनको लीव सैंक्शन, टीए डीए जो होता है एक आर्मी पर्सन का, जो भी अलाउंसेस है इनको आज तक दिया जाता है. ही स्टिल प्रेजेंट देयर, एक्टिव ड्यूटी पे ये हैं ऐसा माना जाता है. इनके लिए सहायक भी हैं. थोड़ा इनके इसके पढ़िए ना फ्रेंड्स. जो लोग गए हो बाबा हरभजन सिंह मंदिर, इसके नीचे एक बड़ा सा लेक है जो विंटर में फ्रीज कर जाता है. क्या है उस लेक का नाम? क्या है इस लेक का नाम? बताओ थोड़ा. छांगू लेक, सोमगो लेक कहते हैं इंग्लिश में, पर लोकल लैंग्वेज छांगू लेक कहते हैं. सुना है सोमगो लेक? ऐसे ही तो हमें समझना है. मैपिंग अप ऐसे में आपको रैंडमली सोमगो लेक पहचान दूंगा ना तो आप लोग सीखोगे भी नहीं, पर अगर स्टोरी के साथ समझोगे तो याद रहेगा. छांगू लेक, सोमगो लेक, दिस इज द लेक. आई रिमेंबर जब मैं स्कूल टाइम पे था, मैं जाता था, ये याक के ऊपर बैठा के फोटो खिंचाते थे मेरे पेरेंट्स मुझे. ये देखो ना, ये दिस इज छांगू लेक. यू सी दिस रास्ता जो उधर से आ रहा है, यू आर कमिंग फ्रॉम गैंगटॉक, और यही ऐसा रास्ता ऊपर जाएगा नाथुला की तरफ. ये विंटर में फ्रीज हो जाता है. फ्रेश वाटर लेक है ये. इंटरेस्टिंग. ऑलवेज एनालाइज ज्योग्राफी फ्रेंड्स. मैं आपको पहले दिन कहा था, ज्योग्राफी डिटरमिन्स एवरीथिंग, फ्रॉम द क्लोथ्स यू वेयर टू द फूड यू ईट टू द ड्रिंक्स यू हैव टू द लैंग्वेज यू स्पीक, हाँ, टू इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंट, सब कुछ. पेस्टल टेक्निक में ना ज्योग्राफी एक अनअवॉइडेबल पार्ट है. ज्योग्राफी के बगैर आप पेस्टल टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते. सोच लो, आज के टाइम पे वाटर सिक्योरिटी का आप बात करो, सिंटैक्शियल बेंड के चलते हैं भारत का वाटर सिक्योरिटी. सिंटैक्शियल बेंड क्रिएट नहीं होता, हमारा गैंजेटिक प्लेन नहीं बनता. गैंजेटिक प्लेन नहीं बनता तो आज ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है हमारे यहाँ वो नहीं होता. हमारा पूरा हिस्ट्री ही अलग होता.
Delhi would not be Delhi. Maybe partition wouldn't have happened. Who knows? Entire history of India was created, and we have reached this stage. Why? Because of the creation of the syntactial bends, SB1 and SB2. How language affects geography? It's to do with the migration theory. ठीक है, आप जब सोसाइटी पढ़ोगे ना तो आपको एक आर्यन माइग्रेशन थ्योरी समझाया जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द आर्यन माइग्रेशन थ्योरी? आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के बारे में किसी ने सुना है अभी तक? थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा. हाँ, हु आर द इंडियंस? इंडियंस कहां से आए, कैसे बने? तो देयर आर सेवरल कन्फ्लिक्टिंग व्यूज रिगार्डिंग दैट. तो आपके सोसाइटी की टीचर वो आपको समझाएंगे कि माइग्रेशन थ्योरी से कैसे हमारा लैंग्वेज डेवलप हुआ. ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. कितने हमारे लैंग्वेजेस हैं फ्रेंड्स टोटल? हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी हैव अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Aryans came from Central Asia. How many languages do we have under the Constitution of India? 22, not 23. 22 scheduled languages. 8th schedule में आता है ना, 8वें schedule में. How many dialects? मुझे बताइए ये डायलेक्ट किस स्टेट का है? ये डायलेक्ट सरगुजा किस स्टेट का डायलेक्ट है? ये किस स्टेट का डायलेक्ट है? ये नो अबाउट दिस फ्रेंड्स. आपको हम बताएं कैसे शॉर्टकट, कैसे आप याद करोगे? बिकॉज आई लव लैंग्वेजेस. ओके, फॉर सम रीजन, बिकॉज ऑफ माई पास्ट हिस्ट्री, हाँ, आई लर्न इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, बंगाली, little bit of मैथिली. I can understand, I can't speak very well. I'm trying to work on it. तो लैंग्वेजेस के साथ मेरे को ऐसे, आई लव लैंग्वेजेस फॉर सम रीजन. बेस्ट वे इज अपने स्टेट का लैंग्वेज पहले ध्यान दो. नो द लैंग्वेजेस ऑफ योर स्टेट, फॉरगेट द रेस्ट ऑफ इंडिया. फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपके स्टेट में कितने कितने लैंग्वेजेस हैं, क्या क्या डायलेक्ट्स हैं. ठीक है, दिस विल हेल्प यू सॉल्व एमसीक्यूज. आई कैन अश्योर यू फ्रेंड्स. एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको. डिपेंडिंग ऑन विच एवर स्टेट यू आर फ्रॉम, नो द लैंग्वेजेस ऑफ योर स्टेट फर्स्ट. ओके, शॉर्टकट है ये. अपने स्टेट का इन एंड आउट पता होना चाहिए तुमको, कि लेक कौन सा, रिवर कौन सा, पहाड़ कौन सा, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है. दिस इज एक्सपेक्टेड व्हेन यू रीच द इंटरव्यू. वहां पे तुमको भले ही नहीं पता हो कि सिक्किम में हाँ लिंबू ट्राइब कितना है और लेप्चा ट्राइब कितना है और भूटिया ट्राइब कितना है, नो प्रॉब्लम. पर एज समवन फ्रॉम बिहार, इफ आई एम अनेबल टू से कि मिथिला वर्सेस भोजपुर वर्सेस साउथ बिहार का क्या डिफरेंसेस है, वो मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. Do you realize this? Know your state inside out. प्रिपरेशन के दौरान जब भी कोई आर्टिकल पढ़ो अपने स्टेट के लिंग्विस्टिक रीजनल डाइवर्सिटी के बारे में ध्यान से पढ़िए उसको. मुझे बताओ ये ट्राइब किधर मिलता है हमको? बाइगा ट्राइब. बाइगा ट्राइब किधर मिलता है हमको? बाइगा ट्राइब का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंडिया में किधर है? एमपी, मध्य प्रदेश. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि बाइगा ट्राइब में एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन है? ध्यान दो अभी, ठीक है, जब हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा. बाइगा ट्राइब का एक ट्रेडिशन है कि जंगल में, कंसिडर करिए कि टाइगर ने डियर को मारा. ठीक है, जंगल में टाइगर ने डियर को मारा. मध्य प्रदेश also has many tiger reserves, in case you do not know, possibly the maximum number of tiger reserves in India. You will find कि जो टाइगर का लेफ्ट ओवर है ना, कंसिडर करिए कि डियर का थोड़ा मीट बचा हुआ है. ठीक है, टाइगर ने पूरा नहीं खाया. तो बाइगा ट्राइब के अंदर ये प्रथा है, ये ट्रेडिशन है कि आप जाके वो लेफ्ट ओवर ऑफ द डियर ये जंगल से कलेक्ट करके लेके आते हैं. ठीक है, जंगल से कलेक्ट करके लेके आते हैं और उसको खाते हैं. ठीक है, इफ यू आर नॉट अवेयर, दिस इज वन थिंग यू शुड नो. नाउ पॉलिसी. अब पॉलिसी डिस्कस करते हैं.
अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट ऑफिसर हो, मुझे बताइए, विल यू अरेस्ट द पर्सन ऑफ द बाइगा ट्राइब क्योंकि वो डियर मीट के पोजीशन में है? क्योंकि डियर मीट अलाउड नहीं है, पहली बात। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डियर मीट आप पोजेशन में भी नहीं रख सकते, खाना और कंज्यूम करना तो दूर की बात। क्या आप अरेस्ट करोगे उसको? सप्रतीक, इट इज अ ट्रेडिशन। ट्राइबल ट्रेडिशंस काफी डाइवर्स है हमारे कंट्री के, वी शुडंट बी सरप्राइज्ड एट दैट। प्लस ऐसा समझिए कि बाइगा ट्राइब खुद से हंट करके तो नहीं आ रहे हैं, वो लेफ्ट ओवर मीट लेके आ रहे हैं। तो एज द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, क्या आप उस बाइगा इंडिविजुअल को अरेस्ट करोगे? क्योंकि आपके पास अरेस्टिंग पावर रहता है ना सर, ओटा उदर ट्रेडिशन, करेक्ट। पर जानते हो, अब आता है पॉलिसी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी इंडेंजर्ड एनिमल का या किसी भी शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 एनिमल का, ना सिर्फ एनिमल पर एनिमल से डिराइव प्रोडक्ट्स, चाहे उसका स्किन हो, टाइगर स्किन, डियर मीट, राइनो हॉर्न, ये सब अगर आपके पोजीशन में मिला तो आप सीधा जेल जा रहे हो। और इस लॉ का मिसयूज करके काफी सारे बाइगा ट्राइब को जेल में रखा गया है। डू यू रियलाइज? So now you will be asked this question in ethics paper. How ethical is it? Is it correct? Legally, okay, the Baiga person is incorrect. But as a society as diverse as India, should we not consider some particular solutions for this problem? What could be the solutions? Okay guys, understand करिए अब चीजों को। Just knowing कि मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व्स हैं, हाँ, कर्नाटका में इतना टाइगर रिजर्व है, नॉट इनफ। वो तो सबको पता है, वो तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एसएससी के स्टूडेंट्स को भी उतना पता है, उनको हम क्यों नहीं बैठा रहे मेंस में फिर? एंड एसएससी इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट देयर हैज टू बी अ नॉलेज डिफरेंस बिटवीन यू एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। Form an opinion on problems like this. Please start understanding the seriousness of the examination. Those of you who have prepared previously, जो लोग पहले प्रिपेयर किए हैं, क्या आपको पता था ये? पहला क्वेश्चन। अगर नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था? क्या आपने पढ़ा नहीं, आर्टिकल्स नहीं पढ़े? क्योंकि न्यूज़पेपर में आया है, पिछले साल के न्यूज़पेपर में आया है, जहां पे पूरा एनालिसिस दिया गया है कि कैसे मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाइगा ट्राइब के इंडिविजुअल्स को जेल में रख रहे हैं बिकॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उनके पोजेशन में डियर मीट मिला। अब बाइगा ट्राइब क्या कहते हैं? वो कहेंगे कि सर हमने तो डियर मीट का लेफ्ट ओवर लिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि नहीं, इसने तो हंट करके लिया है। अब वो जज कैसे डिसाइड करेगा? मीट तो मीट है भाई, उसको थोड़ी ना तुम ऐसा, अभी वो तो डिकम्पोज कर जाएगा 7-10 दिन में, कोर्ट केस तो चलेगा सालों साल। हाउ डू यू प्रूव इट? अनफेयर, आप बाइगा ट्राइब को जेल में रख रहे हो। Do you realize this? How many of you have heard of the Bishnoi tribe? Bishnoi tribe? Any Salman Khan fans? You will know the name very well. Bishnoi tribe. Huh? शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 आपको हम जब इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे बताएंगे कि सारे एनिमल्स को ना हमने शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 शेड्यूल 5 में करके रखा है, डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट, कौन सा ज्यादा थ्रेटेंड है कौन सा नहीं है, वो तो हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में। फोरेंसिक्स, हाँ, पर फोरेंसिक्स कितना अच्छा है हमारे देश में, और जो ट्राइबल का हो रहा है वो तो गांव देहात में हो रहा है, वहां पे क्या फोरेंसिक होगा बेटा, आप भी जानते हो। They worship nature, yes. One of the most important tribes of India when you consider environment and forest protection. ठीक है, खेजरी ट्री सुना है इसका नाम? देखो ना, बिश्नोई ट्राइब के साथ, बिश्नोई ट्राइब उसके साथ है खेजरी ट्री, ठीक है। देन यू हैव ब्लैक बक, ये तो चलो एविडेंसेस हैं, पर आप देखोगे इनके जो बिलीफ सिस्टम है उसमें नेचर इनग्रेन्ड है। It is like a part of their daily existence, respect for nature, coexistence with nature. Rajasthan ka one of the biggest major tribe of Rajasthan know about all of this. Okay, know about all of this. How many of you are aware of the recent Forest Conservation Act? Last year हुआ था, जो लोग previously attempt किया हमको बताओ थोड़ा। अमृता देवी बिश्नोई, correct, very nice.
जो लोग प्रीवियसली अटेम्प्ट किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सुना है? लास्ट ईयर थोड़ा अमेंड हुआ था, काफी हो हल्ला हुआ था उसको लेके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। सारा नॉर्थ ईस्ट का फॉरेस्ट को कैसे हम डाइवर्ट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, ओके? एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ डेवलपमेंट, बट आई एम अ बिगर फैन ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। कैसे, and it's not to do with politicians, by the way, it's not the fault of politicians pehle. It is very easy to blame politicians here, but this is one problem where the bureaucracy is to be blamed, theek hai? Officers are to be blamed for the misuse of forest conservation act. How many of you have heard of this case, गोदावर्मन केस? एक तो ये केशव नंदा भारती के चलते ना उसका हाइप बन गया है, सारे स्टूडेंट्स को केशव नंदा भारती पता रहता है, गोदावर्मन किसी को नहीं पता रहता है। सबको पता होगा ना केशव नंदा भारती के बारे में, सुना तो होगा फॉर श्योर। मुझे बताओ, केशव नंदा भारती तो श्योर सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, ये स्टूडेंट्स को लगता है अरे केशव नंदा भारती सुन लिया मतलब आई नो माय यूपीएससी सिलेबस। इफ यू डू नॉट नो गोदावर्मन केस, यू डू नॉट नो एनवायरमेंट। There's so much to learn, friends. I'm telling you, there's so much to learn about your own country that you do not know, and even I don't know. Let me be very honest. हाँ, I teach UPSC aspirants. I have taught people who have converted into service, and yet I know that I do not know. It is not easy to learn about India in 1 month. Let me be very honest. This is a country that is ages old. Its diversity is unbelievable diversity, bhai sahab. Not language, every other way. It is impossible to learn everything about my country in 1 month. हाँ, ये गांधी भी जब भारत दर्शन को गया था ना, उसको बहुत टाइम लगा था. But my focus is from the exam perspective, we should cover all of those important topics जिससे कि आप प्रीलिम्स और मेंस आंसर कर पाओ. अब यूपीएससी चाहेगा तो उसके बाहर का पूछ ले, तब तो who is to blame. बट अगर सिलेबस के हिसाब से यूपीएससी चला, एक टॉपिक नहीं छूटेगा आपका. दैट मच आई कैन अश्योर यू. सर कोटेड सोक्रेटिस. प्लेटो का लाइन बोले सर, कोई बोल रहा है प्लेटो, कोई बोला सोक्रेटिस. चलो ये मेरा लाइन, वो दोनों तो गए ना, क्या करना प्लेटो वेटो का. सर एनवायरमेंट इज डिग्रेडिंग डे बाय डे, व्हाट इज द यूज ऑफ डेवलपमेंट. ऐसा है रघु ना, हम अगर डेवलप नहीं करेंगे तो 140 करोड़ को खिलाएंगे कैसे? ये भी तो पॉइंट है. ये एक बैलेंस है रघु. इट्स अ बैलेंस दैट यू हैव टू अचीव. अनफॉर्चुनेटली वह 140 करोड़, हम लोग का पॉपुलेशन नहीं होता ना तो ये कॉन्वर्सेशन होता ही नहीं. बट बिकॉज वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, वी कांट लीव पीपल टू फेंड फॉर देमसेल्व्स कि तुम अपना देख लो. हम नहीं कर सकते वो. वी आर स्टिल अ सोशलिस्ट कंट्री. लास्ट आई चेक्ड, the government has a responsibility for the people, but the government also has a responsibility towards the environment. So any prime minister, any chief minister, any district magistrate, उसके लिए हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है, how do I balance it out. एक जूलियस सीजर का एक लाइन है, क्योंकि मैं आईसीएसई से पढ़ा हूं तो मैं ये सब पढ़ पुढ़ा के आया हूं. फॉर सम रीजन मेरे को पढ़ाया गया था कि फॉर द गुड ऑफ द वन यू कैनॉट हार्म 1000. ठीक है, जूलियस सीजर का एक लाइन है, पैराफ्रेज कर रहा हूं मैं. लेट मी हैव सम वाटर. For the good of the one, you cannot harm 1000. Same thing in India also. That we have to go Gandhi's talisman. As much as I disagree with Gandhiji on many topics, I agree with him on this topic for sure. That you have to think for the last person in the queue, which I try to do in my classes also. Okay, that the weakest student should be able to understand the topic. अगर वो weakest वाला समझ गया ना, बाकी सारे समझ रहे हैं. And start questioning. Last year's question आपने देखा होगा. They asked a comparative analysis of Gandhi versus Tagore.
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वर्सेस महात्मा गांधी, द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ देयर थॉट कि वो दोनों एजुकेशन के बारे में क्या सोचते थे. पढ़िए इसके बारे में. अब आप नेक्स्ट go and read about Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi. What were their thoughts about XYZ? You will see they are disagreeing on many topics, which is fine. You are supposed to have individual viewpoint, but at least have an idea. ठीक है. Comparative analysis अगर आपसे पूछ दे आज के टाइम पे कोई कि गोखले और गांधी किस बात पे मतभेद किए थे, पता होना चाहिए. अंबेडकर साहब और गांधी किस बात पे मतभेद हुआ था, पता होना चाहिए. अगर पता ही नहीं है तो फिर ओपिनियन कहां से शेप करोगे आप? ओके, गांधी वाज नॉट ऑल बैड, गांधी वाज नॉट ऑल गुड. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. वी इंडियंस लव हीरो वर्शिपिंग. He was a mortal like us. He made mistakes, but he did very good things also. Have an idea. What mistakes did Gandhi make? What good things did he do? What was his viewpoint about, say, women? What was his viewpoint about the role of women in the society? What was his viewpoint about environment? ठीक है, ये इकोनॉमिक्स एट द ग्राउंड लेवल वो तो हमको पता होगा कि हाँ वो एक विलेज शुड बी अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. एनालाइज करो. Is it possible for a village to be a self-sustaining unit? Then what is the point of globalization? If we are all self-sustaining, तो फिर globalization का मतलब क्या हुआ? थोड़ा ना mature viewpoint लाइए अब. That is what I'm trying to convey from very first day. Or else it will get very, very difficult, the syllabus. It is vast, I can assure you. UPSC syllabus is next level. क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स में ना आपका डिफाइंड है. हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पूछेंगे, इनऑर्गेनिक में ये पूछेंगे, फिजिक्स में ये पूछेंगे, मैथ्स में ये पूछेंगे, बायोलॉजी में ये पूछेंगे. यूपीएससी सिलेबस में इन्होंने रैंडम वर्ड्स चिपकाए हैं. फाइट रैंडम वर्ड्स. हाउ एम आई सपोज टू इंटरप्रेट दैट एज द सिलेबस? दैट इज द की चैलेंज एज अ फैकल्टी फर्स्ट. यू गेट इट? व्हिच इज व्हाई दिस एग्जामिनेशन इज डिफिकल्ट. पीपल ऑफन रिड्यूस डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन टू स्टैटिस्टिक्स कि इतने कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं तो इतने सिलेक्ट हो रहे हैं. स्टैटिस्टिक्स का मेन मुद्दा क्या है ना, दे हाइड मोर देन दे रिवील. स्टैटिस्टिक्स से देखना इज हाफ द पॉइंट. स्टैटिस्टिक्स तो कोई भी गेम कर लेता है आजकल. स्टैटिस्टिक्स गेम करके ही तो लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ले रहे हैं. वो नहीं. थिंक सिलेबस किसका डिफाइंड है, सिलेबस किसका वेल डिफाइंड नहीं है. आप देखो यूपीएससी का सिलेबस नहीं है वेल डिफाइंड. ओके, सीरियसनेस लाइए अब. Sir, as per Google, greatest leader of India is Dr. B.R. Ambedkar. But still people don't recognize him. What do you think, sir? It is the loss of the people. Okay. If people think Dr. B.R. Ambedkar is not one of the legends of this country, they are wrong. उनका रिकॉर्ड जाके देखो ना कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, वो आज तक नहीं टूटा है भाई. And I'm not making this up. He completed like courses in 1/4 of the time. क्या mental faculty रहा होगा भाई. He is easily one of the top 3 in the country. Dr. Ambedkar is next level. And I mean this with utmost humility. My God. Dr. B.R. Ambedkar is, as a student, वैसा हम लोग कर लेते ना कि 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स हम 1 साल में करके निकल गए, तो क्या बात था. यहाँ तो लोग 4 साल का कोर्स 8 साल में भी नहीं कर पाते. गोदावर्मन केस क्या था? फॉरेस्ट का डेफिनेशन को लेके था. ठीक है, कि जंगल क्या होता है. अब आप सोचोगे सर इतना आसान है डिफिकल्ट. क्या जंगल पे सिर्फ एक पेड़ होता है या 10 पेड़ होता है? क्या जंगल पे सिर्फ वुडी ट्रीज होंगे या नॉन वुडी ट्रीज होंगे? इस लूप होल को लेके स्टेट गवर्नमेंट्स धड़ाधड़ डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे. ऐसा समझो, जिन्होंने सवाल पूछा मैं नाम नहीं पढ़ पाया, इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अप टिल द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कब हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? बताइए. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं. कब हुआ था 42nd सीए? 1976. उसमें एक मेजर प्रॉब्लम हो गया था, एक मेजर चेंज हुआ था. देखो क्या हुआ था. इंडिपेंडेंस से लेके 1947 से लेके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ओके, फ्रॉम द एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि इसमें
एक फंडामेंटल ड्यूटी डाला गया, एक डीपीएसपी डाला गया फॉरेस्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फ्रेम रूल्स टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव फलाना फलाना, फंडामेंटल ड्यूटी डाला गया, डीपीएसपी डाला गया। एक और क्या चीज हुआ, फॉरेस्ट को हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब आप पूछो क्यों, क्या नौबत आई थी ऐसी कि फॉरेस्ट को हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया? क्योंकि 1947 से लेके 76 तक स्टेट्स ने ब्रिटिशर्स का रवैया अपनाया कि फॉरेस्ट जो है, टिम्बर जो है, रेवेन्यू का सोर्स है, और क्योंकि हमारे स्टेट में है तो हम भरपूर तरीके से काटेंगे उसको। ओके, मैसिव डिफॉरेस्टेशन वाज सीन, मैसिव डिफॉरेस्टेशन। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट वाज लाइक, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, इंदिरा गांधी जी अटेंड करके आई, उन्होंने देखा कि नहीं ऐसे नहीं चल सकता, ये चोलबे ना दादा। वो आए इंदिरा गांधी, और उसके बाद इवेंचुअली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 76 को पास किया गया, फॉरेस्ट को स्टेट्स के हाथ से निकाल के कंकरेंट में रखा गया, इस होप के साथ कि आपके स्टेट्स अब डिफॉरेस्टेशन कम करेंगे। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का काटना। पर वो क्या हुआ? नहीं। स्टेट्स वेयर लाइक, ईगो टसल नहीं होता है कि ये जंगल मेरा एरिया में, तो नई दिल्ली मुझे क्यों बोल रहा है कि फॉरेस्ट नहीं काटने को? कौन होता है नई दिल्ली? मैं तो इलेक्टेड लीडर हूं अपने स्टेट का, मैं जो मर्जी मैं वो करूंगा। तो उसके बाद 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भारत सरकार लाता है। ओके, और उसमें वो कहते हैं कि अब आप अगर कोई भी फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर रहे हो तो आपको कंपल्सरीली परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट का पॉलिटी में आपको पढ़ाया जाएगा। मुद्दा क्या है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी इंटरप्रिटेशन पे, यूनियन गवर्नमेंट का इंटरप्रिटेशन माना जाएगा। परमिशन कर दिया कि आपको यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, इस होप के साथ कि अब तो डिफॉरेस्टेशन कम हो जाए। पर स्टेट्स तो थे चालू। हाँ, ईगो टसल है भाई साहब कि नई दिल्ली मुझे क्यों बताएगा, मैं तो अपने स्टेट का लीडर हूं। फिर भी नहीं रुके वो लोग, और किस बात पे वो काटते रहे, फॉरेस्ट काटते रहे कि फॉरेस्ट होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। इस बात पे मामला अटका 90 के 80 के दशक के बाद। What constitutes a forest? Is it 1 tree, 5 trees, 10 trees, 20 trees, 2000 trees? There is no definition. So much so कि 1996 में there is this Tamil gentleman, Mr. Godavarman, थिरुमुलपाद गोदामरमन। वो देखते हैं कि नीलगिरी रेंज, नीलगिरी हिल्स जो है, वहां पे लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। So then he goes to the Supreme Court. He is like, my lord, what is this happening? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर यूनियन गवर्नमेंट का परमिशन नेसेसरी होता है, पर यहाँ पे तो नीलगिरी माउंट हिल रेंज में पूरा डिफॉरेस्टेशन चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है कि आपका फॉरेस्ट का मीनिंग अब डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट है। जो डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया हुआ है, अगर आपका एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड, एक लैंड पे वो मीनिंग सेटिस्फाई होता है तो वो फॉरेस्ट के कैटेगरी में आएगा। तब भी डिफॉरेस्टेशन कम नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, हम एनवायरमेंट के क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं हुआ। देख रहे हो, क्रोनोलॉजिकली समझने से समझ आ रहा है। भूपेंद्र, वाई मारवाड़ी इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेजेस? आई एम नॉट श्योर भूपेंद्र, विल हैव टू चेक दैट। मुझे ये बताओ, आर यू एबल टू गेट दिस? क्रोनोलॉजिकली कोई चीज समझोगे ना, फट से समझोगे आप। मैं बहुत इजी है मेरे लिए कि मैं आपको बस बता दूं, गोदावर्मन केसेस द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। हाँ ना, कुछ था नहीं लगेगा तुमको कि क्या ये बोल रहे हैं पागल आदमी। पर अगर मैं तुम्हें क्रोनोलॉजिकली समझाऊंगा तुम्हारे दिमाग में चिपकेगा। तो हमें कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही डील करना है फ्रेंड्स। गेट इट? द सिलेबस इज वास्ट, इट इज डिफिकल्ट. My job is to simplify it for you as far as possible and make sure you write down notes for it. Sir Pratik, sir, I'm a tribal. Like we celebrate Hosagiri to welcome Kal Baisakhi. Is there any significance behind consuming deer meat by MP tribes? Sir Pratik, it's a part of the tradition. Like tribal culture is very diverse in my country. है कि नहीं? Every tribe has their own tradition, culture, right? So it's not
देयर इज नो सिग्निफिकेंस एज सच। सप्रतीक एक बात बताता हूं मैं आपको, हमारे देश में ना व्हेन यू कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एनवायरनमेंट और पीपल हाँ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। ओके, एंड थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यू ऑल आर स्टूडेंट्स। आप माँ सरस्वती की पूजा करते होंगे या घर में आपका फोटो वोटो होगा। हाँ देखो ना, सरस्वती माँ के साथ हंस का फोटो रहेगा आपका, लोटस है, शिव भगवान के साथ सांप का है, हाँ लक्ष्मी जी के साथ मूसक रहता है, माउस। ऐसा क्यों है? इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल इथोस। इट इज नॉट दैट कि आज फॉरेस्ट कंजर्वेशन का पार्ट हमें कोई पढ़ाएगा ना तो हमें पढ़ाने का जरूरत नहीं है। वी आर द ट्राइब दैट वी आर द पीपल दैट सेलिब्रेट सारहुल। सरहुल का फेस्टिवल सुना है आपने? छठ पूजा, सरहुल, काल बैसाखी, ओनम, पोंगल, ये सब क्या है? हाँ गुड़ी पड़वा, या फिर वो जो लोहड़ी, ये सब क्या है? what is this? The celebration of nature. So it is something that is north, south, east, west. We celebrate, we are nature worshipping people. Gods are a part of that worship process. We are celebrating nature. So that is how the Baiga people are celebrating nature. That is how they worship the forest. आउल है कि नहीं? तो बताइए, आज के टाइम अगर कोई इंडिया को कहे कि हाँ इंडिया शुड गेट अ लेसन इन सस्टेनेबिलिटी, मतलब हैंग ऑन, वी आर वेरी सस्टेनेबल। साउथ बंगाल में, आप कभी बंगाल जाओगे ना फ्रेंड्स, साल के पत्ते पे, सूखा साल का पत्ता पे आपको प्रसाद दिया जाता है खिचड़ी खाने के लिए, सूखा साल का पत्ता। जबकि विश्व को पता भी नहीं था उसके बारे में कि सूखा साल का पत्ता को हम रीयूज कर सकते हैं एज प्लेट्स, जो बायोडिग्रेडेबल है। अमेजॉन पे सर्च करो ना, वो अब 500 रुपए पे बिक रहा है वो। सो वी डोंट नीड लेसन्स इन सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर श्योर। हमसे आप लेसन्स लोगे कि हाउ टू बी सस्टेनेबल, हाउ टू बी इन्वायरमेंटली कॉन्शियस। कभी गए हो आप लोग? खाया है साल का पत्ता पे वो प्रसाद खिचड़ी? अमेजिंग खिचड़ी होता है भाई साहब, उससे बेटर खिचड़ी नहीं मिलेगा तुमको लाइफ में। यू आर फ्रॉम साउथ बंगाल? माय फादर वाज पोस्टेड देयर, ही वाज इन झाड़ग्राम, बांकुड़ा। वेरी नाइस। साउथ बंगाल इज एन अमेजिंग प्लेस। संथाल ट्राइब्स कितने ओल्ड है सर? करण, मैं आपको एक बात बताऊं क्या? जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, कल परसों मंडे आएगा ये क्लास, मंडे के दिन आप देखना, जब ये अर्थ था, अर्थ पे ये सारे कॉन्टिनेंट्स मिले हुए थे जिसको हम कहते हैं पैंजिया। ये जब पैंजिया टूटा ना, तो इस पार्ट को हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। हाँ, ये गोंडवाना लैंड में गोंड क्या है मुझे बताओ थोड़ा। इतने ओल्ड हैं हमारे ट्राइब्स, समझ रहे हो आप? इंडिया बिलोंग्स टू द ट्राइबल पीपल। गोंडवाना लैंड ही है नाम। हम और आप, मतलब आई केम मच लेटर, माई पीपल केम मच लेटर, इफ एट ऑल देयर इज समथिंग लाइक माई पीपल। इंडिया बिलोंग्स टू द ट्राइब्स फर्स्ट, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर एनी अदर रीजन, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। गोंड ट्राइब, करेक्ट। चलो कल शुरू करते हैं। हो गया आपका इंट्रोडक्शन। 7 दिन मैंने जितना हो सकता है आपको इंट्रोड्यूस कराने का कोशिश किया, कंफर्टेबल कराने की कोशिश की है। मुझे पता नहीं मैं कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ। ओके, जब क्लास चालू हुआ था तो 150 स्टूडेंट थे, अब 110 है, तो 40 को तो मैं नहीं कन्विंस कर पाया, पर बाकी 110 स्टूडेंट्स। समझिए सीरियसनेस को, ठीक है? आपको सिलेबस सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, आपको व्यू पॉइंट तैयार करना है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यही होता है। कभी भी पॉलिटिकल डिबेट में मत पढ़ना फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्लास क्लोज करने से पहले। होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे पढ़ाई चालू करेंगे ना, ये मिस्टेक मैंने किया था, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाई चालू करेंगे ना दिमाग खुलता है, ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है जो नहीं पता था अपने देश के बारे में। फिर क्या होगा, सैटरडे शाम को आप और अपने दोस्त रूम पे बैठ के चर्चा करोगे। नेवर लेट योरसेल्फ गेट इन्वॉल्व इन अ पॉलिटिकल डिस्कशन। अगर आप और आपके दोस्त सैटरडे शाम बैठ के पॉलिसी डिस्कस कर रहे हो तो वो ठीक है, पर अगर आप ये डिस्कस कर रहे हो कि फलाना प्राइम मिनिस्टर अच्छा है कि नहीं है, हाँ कि उसका नाम गांधी से उसने क्यों चेंज किया, नो सेंस। यू विल डिस्कस पॉलिसी, दैट इज ऑल आई एम सेइंग।
Don't waste your time in political discussions. I have seen many good students waste a lot of time and attempts because इंफॉर्मेशन का यूज उन्होंने पॉलिटिकल डिस्कशंस में किया. आप पॉलिसी डिस्कशंस करना, जो भी आप अपने दोस्त बिरादरी के साथ बैठ रहे हो, प्लीज ये करो. ये मिस्टेक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था प्रीलिम्स के पहले. आई थॉट इट विल हेल्प मी ओपन माय ब्रेन्स. इट डिड नॉट. इट वेस्टेड माय अटेम्प्ट. Then someone told me that you are a fool to discuss politics. You should be discussing policy. And once I started discussing policy, my results started coming. Small changes. Small changes. ठीक है, सिर्फ पॉलिसी पे डिस्कस करोगे. नेवर गेट इनटू अ पॉलिटिकल डिस्कशन. आप जिस फील्ड में आए हो वहां पे मैं बताया ना आपको, हाँ, पॉलिटिशियंस आर टेम्पोररी. वो 5 साल में चेंज हो जाएंगे. आप रहोगे 30-35 साल तक. सिविल सर्विस इज इटर्नल. ओके, so treat politics with a little bit of contempt. You know far more than the politicians will ever know. Get it? स्टील फ्रेम इसको इसलिए नहीं कहते. आप डिसाइड करोगे पॉलिसी कैसा होता है, उसको क्या पता. वो तो साइन करेगा बस. तुम जैसा बोलोगे, तुम जैसा उसको चराओगे वो वैसा चरेगा. Treat politicians with a little bit of contempt. You are far intellectually ahead and above when you enter the service than politicians. And I mean this with respect. अगर आपके भाई भतीजा पॉलिटिक्स में है तो I don't mean any disrespect, but civil service is eternal, friends. परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इसलिए कहते हैं ना, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव. इट मस्ट मीन समथिंग. सरगुजा क्या है? डायलेक्ट है बेटा, डायलेक्ट. कल का एजेंडा क्या है? बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी से हम शुरू करेंगे. 601 आई विल स्टार्ट, बिकॉज ऑनेस्टली फ्रेंड्स मेरे को पढ़ाने का कल से बहुत इच्छा हो रहा है. हो गया यार. जिनको मोटिवेट होना होगा ना वो एक क्लास में हो जाते हैं, जिनको नहीं होना होगा वो नहीं होते. आई हैव डन माई ड्यूटी. Sir, I used to share and discuss CA with my father earlier, but I've lost him in COVID. Now I feel less confident. Tanu, I lost my father a couple of months ago, so I know how it feels. I exactly know how it feels. If ever you want to discuss something policy-wise, I'm available. Okay? Think of me as your elder brother, faculty, whatever. I'll try my best to help you out. I have lost my father, so I know how it feels. मेरे को किसी ने कहा था कि जब बाप जाता है तो छत जाता है, और जब सिबलिंग्स जाते हैं तो आपका बल जाता है. Your strength goes when your siblings pass away, and when your father goes, it's like your roof has gone over the head. So I can understand how you feel. ठीक है, चलो. I shall see you guys tomorrow 6 PM. Let's get started cracking. हो गया अभी, बातचीत बहुत हुआ, अब काम करते हैं. ओके, सिंगल माइंडेड एजेंडा, अपने को ज्योग्राफी फोड़ने का है. ठीक है, चल, बाय फ्रेंड्स.